हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 221, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। जिस क्षण उन्होंने राजमहरा को देखा, सुकुमार और 10 दानव भगवान चौंककर चिल्ला उठे। उन्हें राजमहरा की पहचान निर्धारित करने के लिए बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार दुनिया में ऐसे बहुत कम पुरुष थे जो इतने सुंदर थे। इसके अलावा वह बेसिल के साथ आया था। जिस क्षण वह दिखाई दिया, उसने दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान के साथ अपने शत्रुतापूर्ण रुख को व्यक्त किया। अगर वे इस समय भी राजमहरा की पहचान का अनुमान नहीं लगा सकते तो वे वास्तव में मूर्ख होंगे। बेसिल ने दुख और निराशा के साथ सुकुमार की ओर देखा। दानव मास्टर, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। उस समय जब उसने राजमहरा पर घात लगाने का मिशन स्वीकार किया था, तब वह बहुत खुश था। अप्रत्याशित रूप से जब वह दानव मास्टर हॉल में लौटा और सुकुमार का फिर से सामना किया, तो वह बहुत दयनीय स्थिति में था। सुकुमार ने एक पल के लिए बेसिल को देखा और आह भरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। बेसिल की क्षमता के कारण उसे राजमहरा ने भी खोज लिया और विश्व विनाश अग्निकमल को जबरदस्ती छीन लिया। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि राजमहरा की ताकत कितनी भयानक थी। सुकुमार को लगा कि वह केवल राजमहरा को बहुत मजबूत होने के लिए दोषी ठहरा सकता है, न कि बेसिल को बहुत कमजोर होने के लिए। क्रैक! इस समय राजमहरा ने कुछ ताकत लगाई और बेसिल की गर्दन तोड़ दी। ये दृश्य देखकर 10 दानव भगवानों की आंखें फड़क उठीं और उनमें भय के भाव प्रकट हुए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी लोगों को मुर्गियों की तरह मारती है। कितनी निर्दयी! दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान ने हजारों सालों से इस क्षेत्र पर शासन किया है। किसी ने कभी भी उसके सामने किसी को मारने की हिम्मत नहीं की, उसके अधीनस्थों को मारने की तो बात ही छोड़िए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में बहुत घमंडी है। जब उनमें से 10 लोगों ने इस बारे में सोचा तो वे आधे कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। उसी समय उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने असली सार को प्रसारित किया और राक्षसी आभा को रक्षात्मक मुद्रा में लाने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि राजमहरा ने चौंकाने वाली ताकत के साथ दानव मास्टर हॉल में हमला किया था। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान के सामने किसी को मारना स्पष्ट रूप से इसका मतलब था कि वह पूरी ताकत से हमला कर रहा था। आपकी योजना बुरी नहीं थी। दुर्भाग्य से योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी को तो इसे लागू करना ही होगा। राजमहरा ने विश्व विनाश अग्निकमल को हटा दिया और सीधे एक महान संत के असली सार को सक्रिय कर दिया। सुकुमार और 10 दानव भगवान समझ गए कि उसका क्या मतलब था और वे गुस्से से भरे भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। राजमहरा का मतलब था कि वह मौजूद सभी लोगों को मारना चाहता था। ये बहुत पागलपन था। नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी, हमेशा शांत रहना सुरक्षित होता है। बहुत घमंडी मत बनो, फेदरसी डेमन लॉर्ड ने डांटा। यहाँ हर कोई सम्राट दायरे से ऊपर है। डेमन मास्टर सहित कुल 3 अर्धसंत दायरे के पावर हाउस हैं। भले ही आप एक सच्चे महान संत हो, हमारे पास आपसे लड़ने की क्षमता है। क्या ऐसा है? राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने कमजोर हो। उफ! एक महान संत का असली सार उसकी पूरी ताकत के साथ घूम गया और एक भयानक आभा उग्र लहरों की तरह अंतहीन रूप से टूट गई। 10 अरब दिव्य हाथियों की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। पूरे 100 बुजुर्गों के पहाड़ पर एक चौंकाने वाली हाथी की दहाड़ सुनाई दी। 10 दानव लॉर्ड्स ने मुश्किल से निगला। जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथी से उम्मीद थी, वह वास्तव में सुपर शक्तिशाली था। एक शक्तिशाली व्यक्ति भी 4 विरोधियों के एक साथ हमला करने का सामना नहीं कर सकता। चलो एक साथ हमला करते हैं। हमें उसे दबाना होगा। फेदरसी डेमन लॉर्ड और होकिंग डेमन लॉर्ड के अलावा स्टार एस्केप डेमन लॉर्ड और सम्राट दायरे के ऊपर के अन्य डेमन लॉर्ड्स ने एक ही समय में हमला किया। उनकी राय में 8 सुपर शक्तिशाली सम्राट दायरे की संयुक्त ताकत पहले से ही एक महान संत के बराबर थी। इस संयुक्त हमले के तहत भले ही वे राजमहरा को मार न सकें या गंभीर रूप से घायल न कर सकें, वे कम से कम उसे अपने सभी कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते थे। इस तरह फेदरसी डेमन लॉर्ड, होकिंग डेमन लॉर्ड और यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्र के डेमन लॉर्ड भी राजमहरा की कमजोरी को सटीक रूप से पहचान सकते थे और उसे सफलतापूर्वक मार सकते थे। राजमहरा ने 8 डेमन लॉर्ड्स के इरादों को भी देखा और खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी प्यारी बेटियों की 4 अर्धअमर तलवारें निकाल लीं। मरो! एक आदेश के साथ चारों तलवारें समुद्र से निकले क्रूर ड्रैगन की तरह काम करने लगीं। तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकल गई और तलवार की ऊर्जा 50,000 किलोमीटर तक फैल गई। धमाका, 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 धमाका। तलवार की रोशनी फीलियन दानव भगवान और अन्य 3 दानव भगवानों की छाती में बिजली की तरह घुस गई और उन्हें तुरंत धूल में मिला दिया। फुफकार टिल्डा! उनमें से बाकी 4 ठंडे पसीने में डूब गए। एक चाल! ये सिर्फ एक चाल थी। राजमहरा ने 4 तलवारों से 4 दानव भगवानों को तुरंत मार डाला। ऐसी परिस्थितियों में फीलियन दानव भगवान और अन्य लोगों के बराबर ताकत वाले 4 लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। फेदरसी डेमन लॉर्ड, होकिंग डेमन लॉर्ड, अगर अभी नहीं तो कब? फीलियन डेमन लॉर्ड चिल्लाया। इस समय उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे केवल मजबूत फेदरसी डेमन लॉर्ड और होकिंग डेमन लॉर्ड को कार्रवाई करने दे सकते थे।
उफ उफ। इस समय दो चौंकाने वाली राक्षसी रोशनी आसमान में चमक उठी। 9 स्वर्गों में चमकीला प्रकाश भर गया और इसकी शक्ति एक पहाड़ के टूटने जैसी थी। फीलियन दानव भगवान ने एक अर्ध संत के दबाव को उन्मत्त रूप से छोड़ा और अपनी राक्षसी आभा को 10 अरब राक्षसी तलवारों में बदल दिया। दानव भगवान किंग की तुलना में कुछ भी फीका नहीं था। उसके चारों ओर राक्षसी आभा एक विशाल राक्षसी समुद्र में बदल गई। राक्षसी समुद्र हत्या के इरादे से दहाड़ रहा था और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने की शक्ति थी। वे दोनों तुरंत फीलियन दानव भगवान और अन्य लोगों के सामने भागे और वे 2 राक्षसी ड्रैगन की तरह राजमहरा की ओर बढ़े। ये सिर्फ एक तलवार चाल है। राजमहरा ने 3 अर्धअमर तलवारें दूर रख दी और छुरा घोंपने से पहले अपने हाथ में केवल एक तलवार छोड़ी। ये तलवार चाल शानदार लेकिन सरल थी और इसके दाव रन पूरी तरह से प्रकट हुए थे। 9 क्रांतियां, आकाशीय तत्व, 10 दिशाएं, दाव एकीकरण। उफ। राजमहरा की कलाई कांप उठी और उसने अपनी तलवार को फेदर सी डेमन लॉर्ड और हो किंग डेमन लॉर्ड के गले पर अकल्पनीय गति से वार किया। तलवार के उतरने के बाद 2 बैंगनी सुनहरे खून के धब्बे निकले और हवा में खून की तीखी गंध के साथ फट गए। क्या उसने एक वार से 2 अर्ध डेमन लॉर्ड को मार डाला? यह एक अमर तलवार की शक्ति है। डेमन गॉड, दुनिया में नॉर्थ मिस्टिक हेवेंस कॉन्सर्ट जैसा कोई डेमन कैसे हो सकता है? जब फीलियन डेमन लॉर्ड और अन्य लोगों ने राजमहरा को लगातार 2 अर्ध डेमन लॉर्ड को मारते देखा तो वे आखिरकार सदमे में चिल्ला उठे। ओह! एक चमकदार लौ चमक उठी। विश्व विनाश अग्नि कमल के चारों ओर उछलती बैंगनी लाल लपटें हवा में एक विशाल कमल के आकार की आग में बदल गईं और राजमहरा को घेर लिया। फीलियन दानव भगवान और अन्य लोग बहुत खुश थे। ये विश्व विनाश अग्नि कमल है। इस समय वे ये भी भूल गए थे कि एक बार विश्व विनाश अग्नि कमल के बाद वे भी प्रभावित होंगे। इसके बजाय वे इस बात से प्रसन्न थे कि राजमहरा सुकुमार के विश्व विनाश अग्नि कमल द्वारा घात लगाए गए थे। क्या आपको सच में लगता है कि यह अग्नि कमल मुझसे निपट सकता है? राजमहरा ने अपनी तलवार रख दी और सुकुमार को चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाने के लिए मुड़े। अजय निषेध के साथ, चाहे विश्व विनाश अग्नि कमल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा। धमाका! एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। दुनिया को नष्ट करने वाला अग्निकमल का फूल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी चीज को जला सकता है, भयानक दिव्य शक्ति के प्रभाव में तुरंत एक छोटे से अग्नि बिंदु में संकुचित हो गया। पलक झपकते ही वह हरे धुएं में नष्ट हो गया, जिसे हवा ने राजमहरा के सामने उड़ा दिया। ये कैसे संभव है? इस दृश्य ने सुकुमार, फीलियन दानव भगवान और अन्य लोगों के दिमाग को पूरी तरह से उड़ा दिया। न केवल विश्व विनाश अग्निकमल राजमहरा पर फटा, बल्कि वह बलपूर्वक नष्ट भी हो गया। यह सुकुमार को अचानक बहुत हास्यास्पद लगा। जब उसने अभी राजमहरा पर घात लगाया था तो उसने सोचा था कि अग्निकमल फट जाएगा और उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके अपने असली सार को सक्रिय कर दिया था। जिस क्षण उसने हमला किया, वह पहले से ही विश्व विनाश अग्निकमल द्वारा बुरी तरह घायल होने और राजमहरा के साथ मरने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से इस तरह के अद्भुत खजाने के हथियार ने राजमहरा के एक बाल को भी चोट नहीं पहुंचाई। अब बचे हुए फूल का उपयोग करने के बारे में मत सोचो, मर जाओ। राजमहरा ने अपनी तलवार उठाई। एक महान संत का भयानक सच्चा सार और 10 अरब दिव्य हाथियों की शक्ति के साथ निष्पादित अनंत तलवारबाजी बस विनाश के बिंदु पर पहुंच गई थी। स्विश! जैसे ही उसने हमला किया, उसने तलवार की रोशनी से उन चारों का गला काट दिया। दूसरे हमले से पहले वह सुकुमार के सामने आ चुका था। फफट! ये तलवार सुकुमार के गले में घुस गई। इस समय सुकुमार अपने हाथ में एक और विश्व विनाश अग्निकमल पकड़े हुए था। ये फूल भी मेरा है। राजमहरा मुस्कुराया और इस विश्व विनाश अग्निकमल को दूर करने के लिए अपनी उंगली हिलाई। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और सुकुमार को जमीन पर पटक दिया। जाने से पहले उसने डेमन मास्टर हॉल के चारों ओर देखा और अपनी उंगलियां चटकाईं। धमाका! एक पंचतत्वीय बिजली की आग आसमान में उड़ी और तुरंत पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। अध्याय 222। राजमहरा किसान राज्य में दानव महल में लौट आए। जब वे पहुंचे, दानव भगवान किसान, दानव भगवान मोहसिन, काले शल्क वाले पवित्र भगवान और अन्य सभी हॉल में थे। जब उन्होंने राजमहरा को देखा तो सभी के चेहरे आश्चर्य से भर गए। पत्नी, तुम वापस आ गई। दानव भगवान किसान ने घुटन भरी सांस ली। उसे एहसास नहीं हुआ कि राजमहरा का उसका संबोधन पहले से ज्यादा सम्मानजनक हो गया था। हाँ, राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और उन्हें मनोरंजन में देखा। आप सभी के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? दानव भगवान किसान, दानव भगवान मोहसिन और अन्य लोग एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। राजमहरा को दक्षिणी क्षेत्र में दानव भगवान हॉल में तुलसी को लाए हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, और इस दौरान राजमहरा ने न केवल लगभग 100 मिलियन किलोमीटर की दूरी पार की थी, बल्कि उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र के महान दानव भगवान को भी मार डाला था। ये सही है। दानव भगवान किशन और अन्य लोगों को ये भी खबर मिली थी कि पंच समुद्र दानव भगवान के नेतृत्व में दक्षिणी क्षेत्र के 10 दानव भगवान भी सुकुमार के पास गए थे। दूसरे शब्दों में, इतने कम समय में राजमहरा ने दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान और 10 शीर्ष दानव भगवान को एक ही बार में मार डाला। क्या ये चौंकाने वाला नहीं था? आप हमारी सामग्री कॉपी साइट पर पढ़ रहे हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस लिंक https://bit.ly/3nsnqtr को कॉपी और सर्च करें।
ये सोचकर दानव भगवान किशन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हम बस कॉन्सर्ट की क्षमता से प्रभावित हैं। मोहसिन ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, कॉन्सर्ट की ताकत कल्पना से परे है। मैंने इस बार वास्तव में अपने क्षितिज को व्यापक बना दिया है। ब्लैक स्केल्ड होली लॉर्ड और ब्लड फॉरबिडन होली लॉर्ड ने सहमति में सिर हिलाया। राजमहरा मुस्कुराया। वह समझ गया कि दानव भगवान किशन और अन्य लोग इतने हैरान क्यों थे। फिर उसने अनन्या और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या डैडी ने बुरे लोगों को सबक सिखाना समाप्त कर दिया है? छोटी लड़कियां खुद को राजमहरा की बाहों में फेंक दिया। बेशक, राजमहरा ने प्यार से मुस्कुराया। वाह, ये बहुत अच्छा है। छोटी लड़कियां बेहद खुश थीं। इसके अलावा क्योंकि उनके पास इतना शक्तिशाली पिता था, इसलिए उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। वैसे पिताजी, आपके जाने के बाद हमारे पेट ठंडे हो गए। अनन्या ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। रिया, अलीशा और राधिका ने भी सिर हिलाया। हाँ, हमारे पेट एक साथ ठंडे हो गए। चाची ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम नए माहौल के आदी नहीं थे और हमारे बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन था, इसलिए हमने इसे एक ही समय में महसूस किया। क्या ऐसा है? राजमहरा ने एक घबराया हुआ भाव प्रकट किया। चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो, जब तक वह सुनता कि उसकी बेटियां अस्वस्थ हैं, तब भी वह तुरंत चिंतित हो जाता। इसे माता पिता की सबसे सहज प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। उसने जल्दी से अपनी बेटियों के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उनके शरीर और मेरिडियन का पता लगाया। उसी समय वह सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। जल्द ही उसे स्वर्गीय कांटाली भक्षण गोली के बारे में याद आया जो उसने उन्हें पहले दी थी। उसने पाया कि उसकी बेटियों के शरीर में स्वर्गीय कांटाली भक्षण गोली की औषधीय शक्ति गायब हो गई थी। अनन्या और अन्य हमेशा टीना और दानव भगवान किसान की सुरक्षा में थे, इसलिए उन्हें किसी भी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये था कि उन संभावित दुश्मनों ने दूर से अपनी बेटियों पर हमला करने के लिए किसी अज्ञात मंत्र का इस्तेमाल किया था और उन्हें जवाबी हमला झेलना पड़ा था। ऐसा लगता है कि बच्चों के पेट में ठंड लगने का कारण ये था कि उस समय स्वर्गीय कांटाली भक्षण की गोली ने जवाबी हमला किया था। ये गोली वास्तव में एक अच्छी चीज़ है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं बच्चों के लिए कुछ और परिष्कृत करूंगा। जब उसकी बेटियां उसके साथ होती थीं तो वे हमेशा अजेय निषेध द्वारा सुरक्षित रह सकती थीं, और एक बार जब वे उसके साथ नहीं होती थीं तो वह उन्हें स्वर्गीय कांटाली भक्षण की गोली दे सकता था। इससे खुले में और अंधेरे में सभी खतरे खत्म हो सकते थे। ये सोचकर राजमहरा ने तुरंत अपनी प्यारी बेटियों के लिए और अधिक स्वर्गीय कांटाली भक्षण की गोलियां तैयार करने का मन बना लिया। पिताजी, क्या हो रहा है? छोटी लड़कियों ने राजमहरा की खामोशी देखी और घबरा गईं। राजमहरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई गंभीर बात नहीं है। टीना मुस्कुराए। चचेरी बहन, क्या मैंने बच्चों को जो बताया वह सही है? राजमहरा मुस्कुराए। कुछ हद तक। हालांकि टीना गलत थी, लेकिन यह एक अच्छा बहाना था। यह उनकी बेटियों को सच बताने से बेहतर था। ही टीना खुशी से झूम उठी जब उसने राजमहरा को ये कहते सुना। उसके चचेरे भाई जैसा व्यक्ति दूसरों की आसानी से प्रशंसा नहीं करेगा। तथ्य यह है कि उसने कुछ हद तक कहा था, इसका मतलब था कि वह उसकी प्रशंसा कर रहा था। अपनी चचेरी बहन की पुष्टि प्राप्त करने के लिए टीना को किसी भी तरह की प्रशंसा प्राप्त करने से अधिक संतुष्टि महसूस हुई। ठीक है, हम स्वर्गीय दानव क्षेत्र की इस यात्रा पर बहुत देर से पहुंचे हैं। हमें घर जाना चाहिए। फिर राजमहरा ने अपनी बेटियों को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा किया। वाह, जब हम वापस आएंगे तो डैडी हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। कोई बात नहीं, डैडी जो भी खाना चाहें बना देंगे। तो मुझे कैंडी, नागफनी, चीनी मूर्ति, लॉलीपॉप, फल कैंडी चाहिए। हा, राधिका, यह असंभव है। बूहू। स्वर्गीय दानव क्षेत्र। एक चरम रसातल दानव घाटी में लपटें उठीं और चिलचिलाती गर्मी ने आसपास के पहाड़ों को जला दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह पहाड़ की सभी चट्टानों को पिघलाना चाहती हो। अगर कोई ध्यान से देखे तो घाटी के केंद्र में लगभग 1 मील की परिधि वाली एक विशाल गोलाकार प्राकृतिक भट्टी थी। यह उबलती हुई आग लगातार भट्टी से निकल रही थी। भट्टी में अत्यंत भयानक तापमान को महसूस करते हुए भट्टी के पास घुटने टेकते हुए सैकड़ों राक्षस कांपने लगे और अंतहीन विलाप करने लगे। महान दानव मास्टर, कृपया हमें जाने दें। मैं मरना नहीं चाहता। महान दानव गुरु, यहाँ की लपटें बहुत तेज हैं। कृपया हमें नीचे मत धकेलो। कृपया। बूहू, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। कोई मुझे बचा ले। इन लोगों के पीछे एक को बड़ा बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके सफ़ेद बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी चील जैसी आंखों में खून के रंग की रोशनी नाच रही थी और वह खून का प्यासा और क्रूर लग रहा था। मेरी तलवार पर अपनी जान कुर्बान करना तुम्हारा सम्मान है, शिवशंकर ने भावशून्यता से कहा। अपने हाथ को लापरवाही से ऊपर उठाते ही एक राक्षसी हवा चली और सैकड़ों राक्षसों को हवा में उड़ा दिया। फिर उसका हाथ गिर गया और राक्षसी हवा ने सभी को भट्टी में फेंक दिया। धमाका। एक अतुलनीय रूप से झुलसाने वाली लौ एक पागल अग्नि ड्रैगन की तरह हवा में उछली और स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ लगाए। हा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, शिवशंकर ने अहंकार से हंसते हुए कहा। जितने अधिक लोगों को आप इसमें डालेंगे उतनी ही अधिक ज्वालाएं प्रचंड होंगी और तलवार बनाने का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। मास्टर, ऐसा क्यों? इस समय शिवशंकर के पीछे एक भूतिया आकृति प्रकट हुई।
और उसने सम्मानपूर्वक पूछा। शिवशंकर ने कहा, तलवार बनाने के लिए किसी व्यक्ति का उपयोग करके आप न केवल ज्वालाओं के तापमान को बढ़ाने के लिए मानव शरीर की चर्बी और 5 विसरा उधार ले सकते हैं, बल्कि आप तलवार की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनकी आत्मा को भी तलवार में फंसा सकते हैं। इसलिए एक सच्ची उच्च श्रेणी की दानव तलवार लोगों पर आधारित होती है। आपको ये याद रखना होगा। हाँ मास्टर, करण ने विस्मय से सिर हिलाया। उनके गुरु शिवशंकर न केवल दानव गठबंधन के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, बल्कि इसके अलावा वे स्वर्गीय दानव क्षेत्र में सबसे मजबूत तलवार बनाने वाले थे। तलवारबाजी में उनकी उपलब्धियां अजेय थीं। किंवदंती के अनुसार उसने अपने जीवन में कुल 9 अत्यंत शक्तिशाली राक्षस तलवारें गढ़ी थीं। उन्हें स्वर्ग दफन 9 तलवारें कहा जाता था। ये 9 तलवारें अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थीं। अफवाहों के अनुसार यह एक ऐसा अस्तित्व था जो दुनिया को बदल सकता था और कानूनों की अवहेलना कर सकता था। यह अपने नाम के अनुरूप था, इसलिए शिवशंकर द्वारा कहे गए हर शब्द करण के लिए अनमोल थे। शिवशंकर ने फिर पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? आमतौर पर जब वह अपनी तलवार गढ़ रहा होता था तो उसे बाहरी लोगों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं होता था। करण ये जानता था, इसलिए शिवशंकर ने तुरंत अनुमान लगाया कि करण को कुछ कहना है। करण ने सिर हिलाया और कहा, कुछ समय पहले कुछ बड़ा हुआ था। आपके पूर्व शिष्य सुकुमार की हत्या कर दी गई थी और दक्षिणी क्षेत्र के पूरे दानव भगवान हॉल को जलाकर राख कर दिया गया था। क्या? शिवशंकर ने एक चौंका देने वाला भाव प्रकट किया। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? हमें अभी तक पता नहीं है। करण ने अपना सिर हिलाया। शिवशंकर ने एक पल सोचा और ठंडे स्वर में कहा, सुकुमार मेरा शिष्य था। हालांकि वह तलवार बनाने में प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत ही पुत्रवत था। मुझे बदला लेना है। करण, अब उसकी जगह ले लो। मैं गठबंधन को यह समझा दूंगा। हाँ गुरु। करण ने सिर हिलाया। वह जानता था कि शिवशंकर स्वर्गीय दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र को तुरंत स्थिर करना चाहता था। आखिरकार शिवशंकर की उस समय की मजबूत सिफारिश के कारण ही सुकुमार दक्षिणी क्षेत्र का दानव भगवान बन पाया था। यदि दक्षिणी क्षेत्र में उथल पुथल होती तो शिवशंकर जिम्मेदारी से बच नहीं पाता। जैसे ही करण जाने वाला था, शिवशंकर ने कहा, 1 मिनट रुको। करण ने पलटकर देखा कि शिवशंकर भट्टी की ओर हाथ हिला रहा है। ओह! आग की लपटों में बैंगनी काले प्रकाश से घिरी एक विशाल दानव तलवार आसमान में उछली और हवा में तैरने लगी। जब ये दानव तलवार दिखाई दी तो करण ने पाया कि आसपास की जगह में कुछ स्पष्ट दरारें थीं। दूर की चट्टानें अचानक टूट गईं और फटने वाली थीं। यहाँ तक कि वह सम्राट क्षेत्र के सच्चे सार को प्रसारित करने के बाद भी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा से भयभीत था। मास्टर, ये तलवार कौन है? शिवशंकर ने कहा, यह स्वर्ग की 9 तलवारों में से एक है जिसे बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। ये तलवार महान संतों को मार सकती है। इसे अपने साथ ले जाओ। अगर तुम शू युन को मारने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेते हो तो उसे मार डालो और उसकी लाश वापस लाओ। करण ने सिर हिलाया। वह जानता था कि शिवशंकर न केवल सुकुमार का बदला लेना चाहता था, बल्कि वह अपने दुश्मन को भट्टी में फेंकना चाहता था ताकि उसे 9 तलवारों को खिलाने के लिए परिष्कृत किया जा सके। उन्होंने फिर से शिवशंकर की आवाज़ सुनी, अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो मुझे समय रहते सूचित करो। मैं बाकी 8 तलवारें पहाड़ से बाहर लाऊंगा। उस समय मैं तुम्हारी तलवार वापस ले लूंगा और दूसरे पक्ष को 9 तलवारों की असली ताकत दिखाऊंगा। हाँ, करण ने विस्मय में सिर हिलाया। इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जो स्वर्ग की 9 तलवारों को रोक सकते थे। यदि 9 स्वर्गीय दफन 9 तलवारें एक में विलीन हो जाएं, तो कोई भी महान संत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी तलवार की शक्ति के तहत वह एक चींटी की तरह होगा। अध्याय 223। उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग क्रिस्टल पैलेस। जब राजमहरा अपनी प्यारी बेटियों के साथ लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। लगभग दोपहर का समय हो चुका था। राजमहरा, जिन्होंने रास्ते में अपनी बेटियों के लिए दावत बनाने का वादा किया था, रसोई में दाखिल हुए। छोटी लड़कियां खाने का इंतजार करते हुए बगीचे में खेल रही थीं। उफ्तिल्द, इस समय हवा चली, पत्तियों में सरसराहट हुई। हवा चल रही है। वाह, बहुत दिनों से हवा नहीं चल रही है। आज का मौसम वाकई बहुत अच्छा है। मैं हवा के झोंके में बदल जाना चाहती हूँ और उसके साथ उड़ना चाहती हूँ। तुम हवा हो और मैं हवा हूँ। चलो साथ मिलकर दुनिया के अंत तक उड़ते हैं। छोटी लड़कियां उत्साह से नाचने लगीं। रिया ने उत्साह से कहा, बहनों, क्यों न हम कुछ कागज के सारसों को मोड़कर हवा के साथ उड़ने दें। अनन्या, अलीशा और राधिका को तुरंत दिलचस्पी हुई। ठीक है। 4 छोटी लड़कियां तुरंत बेडरूम में भाग गईं। उन्हें वह ओरिगेमी मिल गई जो राजमहरा ने उनके लिए खास तौर पर तैयार की थी और वे कुछ कुछ लेकर भाग गईं। क्योंकि राजमहरा ने उन्हें पहले से ही पेपर क्रेन को मोड़ने की विधि सिखा दी थी, इसलिए छोटी लड़कियों ने आसानी से 4 पेपर क्रेन मोड़ दी। उड़ो टिल्ड, उन्होंने एक ही समय में पेपर क्रेन को ऊपर उठाया और हवा के साथ आगे फेंक दिया। दुर्भाग्य से पेपर क्रेन हवा में बिल्कुल भी उड़ नहीं पाए और कुछ ही देर बाद जमीन पर गिर गई। वे अपने विशाल पंखों से क्यों नहीं उड़ सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने पर्याप्त ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? छोटी लड़कियों ने इसके बारे में सोचा और पूरी ताकत से उसे फेंकने से पहले पेपर क्रेन को उठाने के लिए आगे बढ़ीं। इस बार पेपर क्रेन अभी भी ऊपर नहीं उड़ी और जल्दी से जमीन पर गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है?
अनन्या ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। मुझे लगा कि वे उड़ सकते हैं, रिया ने परेशान भाव से कहा। आतिल्द, अलीशा ने धीरे से आह भरी और अपना सिर हिलाया। हम कागज के क्रेन को बड़ा क्यों नहीं बनाते, शायद तब वे उड़ सकें, राधिका ने सुझाव दिया। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। अगर यह बड़ा होगा तो यह भारी होगा, फिर उड़ना और भी असंभव हो जाएगा। लेकिन इतने सारे बड़े राक्षस जानवर उड़ सकते हैं, वे बहुत भारी भी हैं, राधिका ने जोर दिया। रिया और अलीशा ने इसके बारे में सोचा और कहा, हम वाटर चेस्टनट अमर हंस के आकार के अनुसार एक और 1000 कागज के क्रेन को मोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। वाटर चेस्टनट अमर हंस उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में सबसे आम पक्षी था। छोटी लड़कियों को लगा कि अगर वे इसे इसके आकार के अनुसार आजमाएं तो आश्चर्य हो सकता है। फिर चारों प्यारी लड़कियों ने काम बांट लिया और जल्दी से एक बहुत बड़ी कागज की क्रेन बना दी। कागज की क्रेन को उड़ने देने के लिए राधिका ने उसे खास तौर पर रॉकरी के ऊपर लाया और गर्व से कहा, अब ये जरूर उड़ सकती है। ओह उड़, छोटी लड़की ने कागज की क्रेन को जोर से बाहर फेंक दिया। धमाका, ये गिर गई। अनन्या, रिया और अलीशा अवाक रह गईं। ये कैसे हो सकता है, छोटा वाला उड़ नहीं सकता और बड़ा वाला भी नहीं उड़ सकता। क्या ये हो सकता है कि हवा बहुत कमजोर है। राधिका के चेहरे पर उलझन थी क्योंकि वह नकली पहाड़ की चोटी पर बैठी थी। उसने बहुत ही प्यारे अंदाज में दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को पकड़ा हुआ था। राजमेहरा बेडरूम से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, अगर आप हवा के साथ कुछ उड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसके आकार को नहीं देख सकते, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हवा में उसे कितनी शक्ति मिलती है। क्या हवा में भी शक्ति होती है। राजमेहरा की बातें सुनकर छोटी लड़कियां एकदम चौंक गईं। उन्हें लग रहा था कि उनके पिता उन्हें एक बहुत ही नया और शक्तिशाली ज्ञान सिखाएंगे। बच्चों को उछलता देखकर राजमेहरा ने उन सभी को गले लगाया और कहा, बेशक हवा में शक्ति होती है और एक से ज्यादा होती है। वाह, कितना बढ़िया। अनन्या और बाकी लोग तुरंत चौंककर चिल्ला उठे। राजमेहरा ने चारों गोल मटोल और प्यारे छोटे चेहरों को प्यार से देखा और कहा, दरअसल जब तुम लड़कियों ने कागज की क्रेन को बाहर फेंका तो उसे कुल 4 शक्तियां मिलीं। पहली शक्ति वह है जो तुमने बाहर फेंकी, दूसरी है हवा का उसके रास्ते में प्रतिरोध, और फिर नीचे की हवा का उसे ऊपर धकेलने का उछाल। आखिरी गुरुत्वाकर्षण है जिसे इस ग्रह पर सभी लोग और वस्तुएं महसूस करेंगी। केवल जब ये 4 शक्तियां संतुलन पर पहुंच जाएंगी तभी उड़ान की संभावना होगी। पूर्ण रहस्यवादी सूत्र के साथ राजमेहरा अपनी बेटियों को ये यांत्रिक ज्ञान सबसे सरल तरीके से बता सकते थे। ये ज्ञान सुनकर छोटी लड़कियां दंग रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हवा में इतनी शक्ति होगी। बगल में बैठे नौकरों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। मैंने भी 10 साल से ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन मैंने कभी ऐसा ज्ञान नहीं सुना। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ और साल उनकी बात सुनूं तो मैं हनलिन अकादमी में विद्वान के तौर पर प्रवेश कर सकता हूं। कुछ महत्वाकांक्षी नौकरों ने तो ऐसा ही सोचा। तो पिताजी, क्या इसलिए कि कागज की क्रेन हवा में असंतुलित है इसलिए उड़ नहीं सकती? अनन्या ने पूछा। हाँ, अनन्या बहुत होशियार है, राजमेहरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो पिताजी, तुम लोगों को एक तरह की ओरिगेमी सिखाएंगे जो कभी भी उड़ सकती है। ये कभी भी उड़ सकती है, ये बहुत प्रभावशाली लगता है। इस बार छोटी लड़कियां वाकई दंग रह गईं। राजमेहरा मुस्कुराए और तुरंत परफेक्ट फादर प्रोग्राम से ताई फ्लाइंग पिग नामक एक सरल ओरिगेमी ट्यूटोरियल ढूंढ निकाला। क्योंकि ताई फ्लाइंग पिग की संरचना बहुत सरल और संतुलित थी, इसलिए हवा के बिना भी इसे उड़ाना बहुत आसान था। फिर उन्होंने ओरिगेमी का एक टुकड़ा लिया और जल्दी से एक ताई फ्लाइंग पिग बनाया। अनन्या और बाकी सभी इस अनोखे छोटे उड़ने वाले सुअर से तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। पिताजी, इतनी प्यारी ओरिगेमी का नाम क्या है? राजमेहरा ने कहा, इसे ताई फ्लाइंग पिग कहा जाता है। आप इसे लिटिल फ्लाइंग पिग कह सकते हैं। लिटिल फ्लाइंग पिग, कितना प्यारा नाम है। लड़कियों की आंखों में प्यार की चमक थी जब राजमेहरा ने ताई फ्लाइंग पिग को उठाया और बाहर फेंका। इसके पंख फड़फड़ाते हुए देखकर छोटी लड़कियां और भी ज्यादा उत्साह से चिल्ला उठीं। फिर वे एक साथ राजमेहरा की बाहों में कूद पड़े और उसे कसकर गले लगा लिया। पिताजी, हमें छोटे उड़ने वाले सुअर बनाना सिखाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपनी बेटियों को कितना उत्साही देखकर राजमेहरा उन्हें सिखाने में बहुत खुश हुए। क्योंकि ताई फ्लाइंग पिग बनाने की विधि बेहद सरल थी और छोटी लड़कियां बहुत होशियार थीं। बहुत जल्द उन्होंने सभी ने यह ओरिगेमी सीख ली। फिर उन्होंने मिलकर ओरिगेमी को उठाया और बाहर फेंक दिया। उड़ो, हाँ, ये वाकई उड़ गया। मेरे पिता इतने होशियार कैसे हो सकते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। सभी ताई फ्लाइंग पिग उड़ गए थे और जिस तरह से उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए वह बहुत प्यारा और दिलचस्प था। छोटी लड़कियां उत्साह से चिल्लाईं और उनकी खुशी भरी आवाज पूरे बगीचे में फैल गई। राजमेहरा ने मुस्कुराते हुए बगल से देखा, उनकी आंखें पिता के प्यार से भरी हुई थीं। डिंग, इस समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। आपने अपनी बेटियों को चतुराई से एक अनोखी और दिलचस्प ओरिगेमी सिखाए। इनाम, आदिम अग्नि आत्मा शरीर। अध्याय 224। आदिम अग्नि आत्मा शरीर, सर्वोच्च स्तर की अग्नि आत्मा संविधान। ये दुनिया की सभी साधारण ज्वालाओं, आध्यात्मिक ज्वालाओं और यहाँ तक कि अमर ज्वालाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। ये राजमेहरा द्वारा अब तक प्राप्त की गई तीसरी काया थी और यह कैस सेक्रेट बॉडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी काया थी।
इसके अलावा इस क्षेत्र में विशेषज्ञताएं थीं। ये काया विशेष रूप से अग्नि नियंत्रण कौशल पर लक्षित थी। इसे सक्रिय करने के बाद राजमहरा न केवल अपनी सच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अग्नि में बदलने के लिए कर सकता था, इसके अलावा यह बाहरी दुनिया की सभी ज्वालाओं के साथ संवाद कर सकता था और उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। आदिम अग्नि आत्मा शरीर के साथ मेरी ली फायर गोल्डन आइज न केवल और भी अधिक शक्ति को मुक्त कर सकती हैं, इसके अलावा मैं गोलियों को परिष्कृत करने और उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अमर ज्वालाओं को भी जोड़ सकता हूँ। राजमहरा की आंखों में कुछ खुशी दिखाई दी। इससे पहले वह अपनी बेटियों के लिए कुछ स्वर्गीय कांटाली भक्षण गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। हालांकि उस समय उसके पास आग को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक क्षमता नहीं थी, इसलिए हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा आग में बदलने के बाद शक्तिशाली थी, लेकिन यह अमर स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब उसके पास आदिम अग्नि आत्मा शरीर था। वह सीधे अमर लपटों को जगा सकता था और उनका उपयोग स्वर्गीय कांटाली भक्षण गोली जैसी अमर गोली को परिष्कृत करने के लिए कर सकता था। न केवल सफलता दर अधिक थी, बल्कि यह अधिक कुशल भी थी। डिंग, क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? हाँ, आपने आदिम अग्नि आत्मा शरीर को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। आदिम अग्नि आत्मा शरीर को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए बधाई। मेजबान सिस्टम को संतुष्टि से दूर रखने के बाद राजमहरा ने 4 प्यारी आकृतियों को प्यार से उछलते हुए देखा। उसने जल्द से जल्द स्वर्गीय कांटाली भक्षण गोली को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां एकत्र करने का फैसला किया और अपनी प्यारी बेटियों की रक्षा के लिए अमर गोलियों को परिष्कृत किया। बच्चों, दोपहर का भोजन तैयार है, चलो रात के खाने के बाद खेलते हैं। राजमहरा ने फिर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। प्यारे बच्चों का ये झुंड वास्तव में खेलने के लिए खाना भूल गया। जरूर। अनन्या और बाकी लोगों ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से ताई फ्लाइंग पिग को नीचे रखा और राजमहरा की ओर दौड़ पड़े। पिताजी, खाने के बाद हमारे साथ खेलो। कोई बात नहीं। डोंगयुआन स्वर्ग, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग सीमा से 150,000 किलोमीटर दूर एक अतुलनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला थी। इस पर्वत श्रृंखला में कई ऊंचे पहाड़ थे। वे ऊंचे थे और आकाश को ढंक रहे थे। परिणामस्वरूप पर्वत श्रृंखला में पर्याप्त धूप नहीं थी और यह काफी ठंडा था। बीच में सबसे ऊंचे पहाड़ को लियांग माउंटेन कहा जाता था। लियांग माउंटेन पर एक बहुत शक्तिशाली सेना थी, लियांगशानगढ़। इस समय लियांगशानगढ़ से एक भयानक कृपाण की रोशनी निकली। ये जहां भी जाती, हवा फट जाती और पत्थर टूट जाते। कनिका उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के घुड़सवारों की एक टीम के साथ लियांगशानगढ़ से निकल रही थी। उनके पीछे बहादुर लियांगशानगढ़ सरदार जिसान था, जो स्वर्ग को विभाजित करने वाली कृपाण पकड़े हुए था। जल्दी करो और निकल जाओ, उन्हें तुम्हें पकड़ने मत दो। कनिका ने चिल्लाकर घुड़सवार सेना से आग्रह किया कि वे जितनी जल्दी हो सके लियांगशानगढ़ छोड़ दें। कनिका की चिंतित आवाज सुनकर जिसान खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। हा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का कमांडर तो बस इतना ही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि लियांगशानगढ़ एक आसान जीत है? तुम सिर्फ कुछ सैनिकों और जनरलों के साथ हमें बदनाम करने के लिए यहाँ आने की हिम्मत रखते हो। लियांगशानगढ़ गिरोह के सदस्य जो जिसान के साथ भागे थे, कनिका और अन्य लोगों को तिरस्कार के साथ भागते हुए देख रहे थे। न केवल फोर्ट मास्टर जिसान की साधना सर्वोच्चता क्षेत्र में है, बल्कि उनकी कृपाण तकनीक भी चौंकाने वाली है। वह पहले से ही कृपाण के साथ एक होने के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और वे एक ग्रैंड मास्टर के बराबर हैं। बस उनके द्वारा काटे जाने का इंतजार करें। महारानी मिस्टिक आइस वास्तव में बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो रही हैं। उन्होंने वास्तव में किसी को लियांगशानगढ़ में भेजने की हिम्मत की। हमें इस बार उसे अपनी शक्ति का स्वाद चखने देना चाहिए। भाइयों, उन्हें मार डालो। इन लोगों को कभी वापस न आने दो। ... इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि यह लियांगशानगढ़ का मुख्यालय था और जिसान की ताकत असाधारण थी, लियांगशानगढ़ के लोग बेहद घमंडी थे। वे अपने राक्षस जानवरों पर सवार होकर जिसान का पीछा करते हुए कनिका और अन्य लोगों को एक ही बार में पकड़ लेते हैं। पलक झपकते ही वे 15,000 किलोमीटर पार कर चुके थे। जब कनिका और अन्य लोग एक घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वे तेजी से आगे बढ़े और अंदर घुस गए। तुम हमें यहीं छोड़ना चाहते हो? सपने देखो। जिसन ने कनिका के इरादे को समझ लिया और वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसकी असली ऊर्जा फूट पड़ी और उसने तुरंत अपनी गति दोगुनी कर ली। हालांकि जैसे ही वह घाटी में पहुंचा, उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। एक काला रहस्यमय लोहे का जाल आसमान से उतरा और अचानक उसके शरीर को ढंक लिया। तुम मुझे धार्मिक कलाकृति से फंसाना चाहते हो? जिसन बेतहाशा हंसा और काले रहस्यमय लोहे के जाल को चकनाचूर करने के लिए स्वर्ग को विभाजित करने वाली कृपाण का उपयोग करने वाला था। उफ! इस समय अचानक सभी दिशाओं से बाणों की भयानक वर्षा होने लगी। बाणों की वर्षा बिजली की तरह तेज थी। जिस समय जिसन विचलित हुआ, भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा वाले लगभग 1000 रहस्यमय लोहे के बाण उसके शरीर में जा लगे और तुरंत फट गए। हालांकि जिसान सर्वोच्चता क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी वह इस तरह के भयानक हमले से तुरंत बुरी तरह घायल हो गया। लानत है, तो यह एक सीरियल योजना है। जिसान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह भागने के लिए अपने असली सार के अंतिम 30% को सक्रिय करना चाहता था। महारानी द्वारा बनाए गए जाल में मरना आपका सम्मान है।
इस समय कनिका अचानक आसमान से उतरी। उसके हाथ में तलवार ने रहस्यमयी लोहे के जाल को सटीक रूप से भेद दिया और जिसान के गले को छेद दिया। फिर उसका सुंदर हाथ कांप उठा और उसने जिसान का सिर काट दिया और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। चूंकि लियांगशानगढ़ ने हमारे लोगों को मारने की हिम्मत की, इसलिए ये परिणाम है। उसने लियांगशानगढ़ के सदस्यों को डराने के लिए जिसान का सिर ऊंचा किया। ये दृश्य देखकर लियांगशानगढ़ में सभी लोग चौंक गए। अरे, तो नॉर्थ मिस्टिक हेवन का कमांडर भागने का नाटक कर रहा था और उसने हमारे गढ़ के मालिक को अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने वास्तव में फोर्ट मास्टर जिसान का सिर काट दिया। वे वास्तव में बहुत क्रूर हैं। सब लोग जल्दी से भागो। मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है। सब लोग भागने के लिए जल्दी से मुड़ें। इस समय एक जानलेवा चीख सुनाई दी। घाटी के बाहर घात लगाए बैठी मिस्टिक आइस आर्मी हत्या के इरादे से बाहर निकली और लियांगशानगढ़ के लोगों को घेर लिया। तुरंत आसपास का इलाका लियांगशानगढ़ के लोगों की दयनीय चीखों से भर गया। कनिका घाटी के नीचे हो रही हर चीज को एक अलग नज़र से देख रही थी और प्रशंसा की नज़र से खुद को रोक नहीं पाए। महारानी ने मुझे इस बार लियांगशानगढ़ की ओर जाने के लिए कहा ताकि मैं उन्हें मात दे सकूं, स्थिति का फायदा उठा सकूं और नॉर्थ मिस्टिक हेवन के नुकसान को कम कर सकूं। ऐसा लगता है कि सांप को उसके बिल से बाहर निकालने और कछुए को जार में पकड़ने की उसकी योजना वाकई शानदार है। रहस्यमय बर्फ महल, कियानिक्सिन हॉल। कनिका दीपिका के सामने प्रकट हुई। महाराज, लियांगशानगढ़ की समस्या हल हो गई है। मैंने आपकी योजना का उपयोग करके जिसान और लियांगशानगढ़ के 30,000 कुलीनों को मार डाला, फिर जैद निर्माण सामग्री वापस छीन ली। हाँ, दीपिका ने थोड़ा सिर हिलाया और एक हाथ पीछे करके खड़ी हो गई। हमारे पक्ष में कितने लोग हताहत हुए? कोई नहीं मरा। कनिका ने गर्व का भाव प्रकट किया। हालांकि उसने तुरंत अपना भाव वापस ले लिया। लियांगशानगढ़ को खत्म करने की दीपिका की योजना बेहद शानदार थी। उसने बहुत ज्यादा खुशी दिखाने की हिम्मत नहीं की। तुमने अच्छा किया। दीपिका ने कनिका के विचारों को समझ लिया। जब उसके माथात अच्छा करते थे तो वह प्रशंसा करने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। कनिका जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद महाराज। दीपिका ने सिर हिलाया और कनिका को विदा करने के लिए हाथ हिलाया। फिर उसने सोचा कि कैसे उसने विशेष रूप से भेजे गए 1000 कुलीन तीरंदाजों ने जिसान को मारने में उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धनुष और बाण। दीपिका के दिमाग में विचार दौड़ गए। उसने सोचा कि कैसे उसे अनन्या और अन्य लोगों को घोड़े की तीरंदाजी सिखाए हुए बहुत समय हो गया था। चूंकि वे साहू वंश के शिष्य थे, इसलिए घोड़े की तीरंदाजी एक ऐसा कौशल था जिसे जल्द से जल्द सीखना था। ये सोचकर वह शाही मेज पर स्मारक को देखने के लिए मुड़ी। सौभाग्य से वहां बहुत सारे स्मारक नहीं थे। उसने शेष स्मारकों की समीक्षा करने और बच्चों को खोजने के लिए क्रिस्टल पैलेस जाने का फैसला किया ताकि उन्हें घोड़े की तीरंदाजी का अभ्यास कराया जा सके। अध्याय 225। अपनी बेटियों के लंच खत्म करने के बाद राजमहरा उनके साथ खेलने लगा। अनजाने में 4 घंटे बीत गए। परंपरा के अनुसार राजमहरा बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन और स्वादिष्ट दोपहर के नाश्ते बनाने जा रहा था। इसलिए अनन्या और बाकी लोगों को बताने के बाद वह मुड़ा और बगीचे से बाहर चला गया। इस समय एक सुंदर हाथ ने ताई फ्लाइंग पिग को पकड़ लिया जो क्रिस्टल पैलेस के प्रवेश द्वार की ओर तैर रहा था। दीपिका की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी क्योंकि उसने अपने हाथ में छोटे से उड़ने वाले सुअर को देखा। यह हस्तनिर्मित ओरिगेमी काफी दिलचस्प थी और हवा में बहुत दूर तक उड़ सकती थी। ये वास्तव में बहुत ही अनोखा था। क्या ये भी राजमहरा की कारीगरी हो सकती है? जब उसने बच्चों की देखभाल करने में राजमहरा की प्रतिभा और उनके द्वारा डिजाइन किए गए विभिन्न नए बच्चों के खिलौनों के बारे में सोचा तो दीपिका पहले से ही कुछ हद तक आश्वस्त थी। माँ यहाँ है। जैसे ही अनन्या और बाकी लोगों ने दीपिका को देखा, वे खुशी से अपनी छोटी टांगों से आगे की ओर उछल पड़े। जब उन्होंने दीपिका की पोशाक देखी तो छोटी लड़कियां उत्साह से चिल्ला उठीं। वाह, माँ ने आज युद्ध की पोशाक पहनी है। माँ, क्या तुम हमें घुड़सवारी की रेंज में ले जा रही हो? छोटी लड़कियों को याद आया कि 3 महीने से भी ज्यादा समय पहले दीपिका ने फ्लाइंग फीनिक्स बैटल रोब पहना था और उन्हें घुड़सवारी की प्रैक्टिस के लिए रॉयल हाउस आर्चरी ग्राउंड ले गई थी। इसलिए जब उन्होंने आज दीपिका की पोशाक देखी तो उन्हें घुड़सवारी की याद आ गई। ठीक है, मैं आज तुम लोगों को घुड़सवारी की रेंज में ले जाना चाहती हूँ और तुम्हें घुड़सवारी की कुछ और बेहतरीन कलाएं सिखाना चाहती हूँ, दीपिका ने प्यार से कहा। वाह, छोटी लड़कियां नाचने लगीं। जब तक उनके पिता और माँ उनके साथ थे वे कुछ भी करने को तैयार थीं। माँ, पिताजी हमारे लिए दोपहर का नाश्ता बना रहे हैं, आओ और कुछ खाओ। अनन्या ने दीपिका को अपने साथ खींच लिया। ठीक है, चलो खाना खाने के बाद साथ में राइडिंग रेंज पर चलते हैं। रिया, अलीशा और राधिका ने भी दीपिका को अपने साथ खींच लिया। उसने बच्चों के लिए दोपहर का नाश्ता भी बनाया। दीपिका खुद को आह भरने से नहीं रोक पाए। देश पर शासन करने के मामले में राजमहरा उससे कहीं कमतर थे। हालांकि बच्चों की परवरिश के मामले में वह राजमहरा से कहीं कमतर थी। यह आदमी वाकई बेहतरीन है। वह खुद को सिर हिलाने और अपनी बेटियों के साथ बेडरूम में जाने से पहले मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि टेबल पर पहले से ही बेहतरीन पेस्ट्री की 2 प्लेटें रखी हुई थीं और उनके बगल में 5 गिलास के कप रखे हुए थे।
गिलास में फलों का रस भरा हुआ था, जिससे लगातार मीठी और ताज़ी फलों की खुशबू आ रही थी। माँ, ये वह खास फलों का रस है जो पिताजी ने हमें दिया था। आओ और एक घूंट लो। जब वह टेबल पर पहुंची तो रिया ने फलों के रस का गिलास उठाया और दीपिका को थमा दिया। ठीक है। दीपिका स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी कि उसकी बेटियां इतनी प्यारी हैं। उसने कप उठाया और एक घूंट लिया। माँ, ये स्वादिष्ट है न? हाँ, स्वाद बहुत प्रामाणिक है, बुरा नहीं। जैसे ही दीपिका ने कप नीचे रखा, अनन्या ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, रिया, ये वही फलों का रस लगता है जो डैडी ने पिया था। छोटी लड़की को ये बहुत अच्छी तरह याद था। राज मेहरा ने जो फलों का रस पिया था वह अपेक्षाकृत सरल था और उसमें बहुत सारे फल नहीं थे जैसे कि वे पीते थे। क्योंकि राज मेहरा जानते थे कि उन्हें मिठास पसंद है, इसलिए वे उसमें कुछ और फल डाल देते थे। इसके अलावा राज मेहरा ने उनके फलों के रस को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया था, फ्लोरल फ्रूट जूस। इसलिए जब तक वे सावधानी से पहचानते, उन्हें पता चल जाता कि कौन सा कप राज मेहरा का है और कौन सा उनका। ओटिल्डे, ये तो वाकई डैडी ने पिया है। रिया ने एक नज़र देखने के बाद सिर हिलाया। अलीशा और राधिका ने सहमति में सिर हिलाया। दीपिका कप को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, उसका चेहरा थोड़ा जल रहा था। उसने इससे पिया, तो क्या उसने पहले ही इस कप से पी लिया था? अगर उसने इससे नहीं पिया होता तो बेहतर होता। अगर उसने इससे पी लिया होता। दीपिका ने हल्के से निगल लिया। एक अजीब सी अनुभूति ने उसके दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर दिया। बच्चों, प्लम केक की आखिरी प्लेट तैयार है। राज मेहरा प्लेट लेकर बाहर निकले और एक नज़र में दीपिका को वहां बैठे देखा। आज दीपिका बहुत अलग दिख रही थी। उसने अपने बालों को साफ सुथरी पोनीटेल में बांधा हुआ था। उसने अपनी पतली और खूबसूरत गर्दन को दिखाया। उसने एक खास सफ़ेद फ्लाइंग फीनिक्स बैटल रोब पहना हुआ था जो एक बहादुर और सुंदर मुद्रा को दर्शाता था। उसकी पतली कमर के कामुक वक्र भी उसे स्त्रीत्व का एहसास देते थे। उसकी पतली टांगों के नीचे शानदार प्लेटिनम फीनिक्स पैटर्न वाले बूटों की जोड़ी उसके खूबसूरत पिंडलियों पर कसकर फिट थी और उन्हें देखते हुए थकना असंभव था। खांसी। जब उसे लगा कि दीपिका भी उसे ध्यान से देख रही है तो राज मेहरा ने हल्की खांसी की और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। जब वह टेबल पर पहुंचा तो उसने पाया कि दीपिका का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने नीचे देखा। राज मेहरा तुरंत समझ गया, तो उसने उसी कप से पी थी जिसमें से उसने पी थी। दीपिका ने देखा कि राज मेहरा की नज़र कप पर पड़ी और वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि उसने वाकई उससे पी लिया है। इस समय कप वापस करना बहुत अजीब होगा और इसे वापस न करना भी बहुत अजीब होगा। दीपिका ने एक गहरी सांस ली और एक और घूंट लिया। महारानी के रूप में उसने पहले क्या नहीं देखा था। वह सिर्फ एक कप की वजह से इतनी शर्मीली कैसे हो सकती है? इसके अलावा जिसने इस कप से पिया वह उसका पति था। दीपिका को गुस्से में एक और घूंट लेते देख राज मेहरा अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। यह महिला वाकई निर्दयी थी। उसने 4 साल पहले की उस रात के बारे में सोचा। उसने पहले इस तरह का भाव प्रकट किया और फिर निर्दयता से उसे निचोड़ दिया। अपना सिर हिलाते हुए राज मेहरा ने दीपिका के चमकीले लाल होंठों से अपनी नज़र हटाई और मेज़ पर बैठ गया। फिर 6 लोगों के परिवार ने एक सुखद दोपहर की चाय का आनंद लिया। खाने पीने के बाद राज मेहरा दीपिका के पीछे पीछे गया और बच्चों को शाही राइडिंग रेंज में ले आया। जब वह पहुंचा तो राज मेहरा ने देखा कि इस राइडिंग रेंज की सुविधाएं पूरी तरह से पूरी थीं। प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले स्टॉर्म हॉर्स से लेकर बड़े और छोटे तीर के निशाने और यहां तक कि तीर की टॉवर तक वे सभी उपलब्ध थे। पिताजी, ये राइडिंग रेंज पूरी तरह से मां की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। ये देखते हुए कि राज मेहरा यहाँ पहली बार आया था, अनन्या ने जल्दी से टूर गाइड की भूमिका निभाई। राज मेहरा मुस्कुराया और सिर हिलाया। दीपिका ने राज मेहरा की तरफ देखा और पाया कि उसका रवैया बहुत ही बेपरवाह था। वह जानती थी कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दीपिका ने चुपके से अपना सिर हिलाया और गेल हॉर्स को बुलाया। वह बहादुरी से उस पर कूद पड़ी। सूरज की रोशनी में वह एक सफ़ेद फ्लाइंग फीनिक्स बैटल रोब पहने हुए थी और एक लंबे गेल हॉर्स पर सवार थी और उसके पास एक बेजोड़ वाल्किरी की आभा थी। अनन्या, मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करूंगी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अनन्या को गले लगाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण निकाली। उसने स्टॉर्म हॉर्स की पीठ पर लगा तरकश और धनुष निकाला। उसने अनन्या के हाथ में धनुष और बाण रखा और उसे पीछे से गले लगा लिया। बेबी, चलो पिछली बार की तरह करते हैं। माँ तुम्हें पीछे से गले लगाएंगी। तुम दूर के लक्ष्यों पर तीर चलाने के प्रभारी होगे। ठीक है। अनन्या ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसकी माँ की बाहें वाकई बहुत कोमल और आरामदायक थीं। उसे स्वाभाविक रूप से ऐसे आलिंगन में अच्छा अभ्यास करना था, इसलिए उन दोनों ने तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। दीपिका के मार्गदर्शन में अनन्या का सुधार बहुत तेजी से हुआ। जल्द ही वह तेजी से चलते हुए 300 फीट के भीतर सभी लक्ष्यों को हिट कर सकती थी। बेबी, तुमने बहुत अच्छा किया। माँ को तुम पर गर्व है। दीपिका खुशी से मुस्कुराए। उसे लगा कि अनन्या ने उसकी प्रतिभा को पूरी तरह से विरासत में पाया है। ही अनन्या, जिसकी दीपिका ने प्रशंसा की थी, बहुत खुश लग रही थी। उसने पलटकर देखा तो राज मेहरा कुछ ही दूरी पर बैठा था। छोटी लड़की ने सोचा कि अगर वह और शक्तिशाली हो गई तो उसकी मां निश्चित रूप से और भी खुश होगी।
और अब केवल उसकी माँ ही उसे सिखा रही थी, लेकिन वह इतनी जल्दी सुधार कर रही थी। अगर उसके पिता और माँ उसे एक साथ सिखाएं तो वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए छोटी लड़की ने राज मेहरा की ओर हाथ हिलाया। पिताजी आइए और माँ के साथ मुझे सिखाए। अध्याय 226, उसे साथ में सिखाएं। राज मेहरा और दीपिका एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एक ही समय में उनके दिमाग में एक दृश्य आया। दो वयस्क एक के बाद एक स्टॉर्म हाउस की पीठ पर सवार थे और एक छोटी लड़की आगे सवार थी। वे दोनों अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यह मुद्रा बहुत रोमांटिक रूप से अस्पष्ट थी। बेबी, दो वयस्कों का एक साथ सिखाना बहुत असुविधाजनक है। माँ को पहले जाना चाहिए। दीपिका को लगा कि राज मेहरा की घुड़सवारी का हुनर शायद बहुत साधारण है। हो सकता है कि वह घुड़सवारी भी न जानता हो। आखिरकार वह हमेशा एक अमीर युवा मास्टर रहा था और घुड़सवारी का अभ्यास करने के लिए कठिनाई की आवश्यकता होती है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो कठिनाई को सहन कर सके। हालांकि वह बच्चे के सामने राज मेहरा के बारे में अपनी राय नहीं कह सकती थी। ये बहुत असभ्यता होगी और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को प्रभावित करेगी। इसलिए वह पहले अनन्या को मनाना चाहती थी। कुछ और चक्कर लगाने के बाद छोटी बच्ची इस बारे में भूल जाएगी। राज मेहरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अपनी माँ की बात सुनो और पहले उन्हें तुम्हें सिखाने दो। वह बच्चों की देखभाल कर रहा था और उन्हें पढ़ाने के लिए उसके पास समय था। और आज दीपिका के उत्साह को देखकर राज मेहरा उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। आखिर छोटी लड़कियों का दीपिका के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। इसके अलावा वे उस उम्र में थी जहां उन्हें मां के प्यार की लालसा थी। राज मेहरा को स्वाभाविक रूप से उन्हें दीपिका के साथ बातचीत करने और उनके रिश्ते को गहरा करने के लिए पर्याप्त समय देना था। नहीं, अनन्या दुखी थी। उसकी मां सबसे शक्तिशाली लड़की थी और उसका पिता सबसे शक्तिशाली लड़का था। वह तभी खुश होगी जब वे उसे एक साथ पढ़ाएंगे। पिताजी जल्दी आओ, छोटी लड़की ने जल्दी से आग्रह किया। इसके अलावा वह अकेली नहीं थी। रिया, अलीशा और राधिका भी बगल में जयकार कर रही थीं। पिताजी जल्दी से जाकर माँ के साथ हमारी बहन को पढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि डैडी और मम्मी हमें भी पढ़ाएं। अगर पापा और माँ मुझे साथ में पढ़ाएं तो ही मैं सबसे शक्तिशाली लड़की बन सकती हूँ। छोटी लड़कियों की उत्साहपूर्ण चीखें सुनकर राज मेहरा और दीपिका अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और आहें भरने लगे। इससे रहा नहीं जा सकता था। उनकी बेटी उनके लिए दुनिया थी। माता पिता के तौर पर वे और क्या कह सकते थे। इसलिए राज मेहरा खड़े हुए और स्टॉर्म हाउस के बगल में चले गए। दीपिका ने अपनी पीठ सीधी की और जगह बनाने के लिए पीछे हट गई। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह पीछे होती तो वह राज मेहरा और अनन्या को एक साथ बचा सकती थी और उन्हें घोड़े से गिरने से बचा सकती थी। राज मेहरा ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारे पीछे सवारी करने दो। अगर वह दीपिका के सामने होता तो वह इस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी पिछली जिंदगी में साइकिल चलाती लड़कियां और सामने बैठे लड़के। ये भद्दा था। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई समस्या नहीं है? दीपिका ने पूछा। चिंता मत करो माँ, डैडी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़के हैं। अनन्या ने तुरंत राज मेहरा का समर्थन किया। राज मेहरा मुस्कुराए। उनकी बेटी सबसे ज्यादा विचारशील थी। दीपिका ने खुद से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि राज मेहरा के साथ उनकी बेटियों का रिश्ता वाकई गहरा था और वे उनके लिए प्रशंसा और प्यार से भरी हुई थीं। इस बारे में बात करते हुए कौन सी लड़की अपने पिता के साथ बचपन में हीरो की तरह व्यवहार नहीं करती थी? ठीक है, तो तुम पीछे बैठोगी। दीपिका आगे की ओर बढ़ी और राज मेहरा को पीछे की सीट दे दी। क्योंकि स्टॉर्म हाउस बहुत मजबूत और लंबा था, घोड़े की पीठ पर जगह काफी खुली हुई थी। राज मेहरा ने रकाब पर पैर रखा और तेजी से ऊपर चढ़ गया। दीपिका ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। क्या तुमने पहले भी इसका अभ्यास किया है? हाँ, राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। सिस्टम के सक्रिय होने से पहले ही वह घोड़े की तीरंदाजी में महारत हासिल कर चुका था। उस समय क्योंकि इस दुनिया में उसके बूढ़े पिता चाहते थे कि वह कुछ कौशल सीखे, इसलिए वह उसे कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ले आया। तो सिस्टम के बिना भी राज मेहरा घुड़सवारी और निशाना लगाना जानता था। दीपिका ने हल्के से सिर हिलाया। दुनिया के अमीर बच्चों के लिए घोड़े की पीठ पर तीरंदाजी एक ऐसा कौशल था जो उन्हें सम्मान देता था। तो ये समझ में आया कि राज मेहरा घोड़े की तीरंदाजी जानता था। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ धीरे से राज मेहरा की छाती को छू रही है। दीपिका का दिल धड़क उठा और उसका शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। दीपिका की सतर्क नज़र को देखने के बावजूद राज मेहरा के चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। स्टॉर्म हाउस बस इतना ही बड़ा था। जब दो वयस्क घोड़े पर सवार होते थे तो यह अपरिहार्य था कि वे एक दूसरे से कई बार टकराते थे। पिताजी यहाँ हैं, चलो शुरू करते हैं, अनन्या ने उत्साह से कहा। ठीक है, राज मेहरा और दीपिका ने एक साथ सिर हिलाया। फिर दीपिका ने अपने घोड़े को सर पर दौड़ने के लिए कहा और अनन्या को उन्नत घुड़सवारी तीरंदाजी तकनीक सिखाना जारी रखा। हवा चली। दीपिका की खूबसूरत पोनीटेल फड़फड़ाने लगी और उसके सुगंधित बाल राज मेहरा के चेहरे पर तैरने लगे। यह महसूस करते हुए कि उसका चेहरा थोड़ा खुजली कर रहा था, राज मेहरा समय समय पर आगे बढ़कर दीपिका की पोनीटेल को एक तरफ कर देता था। दीपिका को स्वाभाविक रूप से पता था कि राज मेहरा उसकी पोनीटेल को छू रहा था।
उसका गोरा चेहरा जल उठा। एक महिला के बालों को यूं ही नहीं छुआ जा सकता था। उसके जैसी महारानी को यूं ही नहीं छुआ जा सकता था। राजमहरा के स्पर्श ने न केवल उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी, बल्कि एक महारानी के रूप में उसकी गरिमा का भी हनन किया। हालांकि वह जानती थी कि राजमहरा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए उसने इसे सहन किया और राजमहरा को जाने दिया। और क्योंकि दीपिका के घोड़े की तीरंदाजी के कौशल पहले से ही बहुत अच्छे थे, इस प्रक्रिया के दौरान राजमहरा ने अनन्या के अनुरोध पर केवल कुछ सरल बुनियादी ज्ञान बताए। हालांकि यह ज्ञान दीपिका के लिए सामान्य था, लेकिन अनन्या को लगा कि यह बहुत प्रभावशाली है। इस तरह 4 या 5 चक्कर लगाने के बाद अनन्या के घोड़े की तीरंदाजी के कौशल में फिर से बहुत सुधार हुआ और दीपिका ने भी उसकी अंतहीन प्रशंसा की। इस प्रकार अनन्या संतुष्ट होकर घोड़े से उतर गई। वह चाहती थी कि उसकी सभी बहनें अपने पिता और मां की शिक्षाओं को स्वीकार करें। जब उन्होंने राजमहरा और दीपिका को धैर्यपूर्वक उनके साथ सवारी करते और शूटिंग करते देखा तो छोटी लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और तेजी से सुधार किया। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद चारों छोटी लड़कियां आगे बढ़ीं और एक साथ राजमहरा और दीपिका का हाथ थाम लिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पिता और मां हमें सिखा रहे हैं, मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। अनन्या ने गर्व से कहा। हाँ, भविष्य में मैं चाहे जो भी सीखूं, मैं चाहती हूं कि पिता और मां मेरे साथ रहें। रिया के चेहरे पर उम्मीद भरी अभिव्यक्ति थी। ये सही है, जब तक पिता और मां आसपास हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अलीशा ने सहमति में सिर हिलाया। राधिका ने बच्चों के लिए वह गीत भी गाया जो राजमहरा ने उन्हें उत्साहपूर्वक सिखाया था। दुनिया में केवल पिता और मां ही अच्छे हैं। पिता और मां के साथ बच्चे खजाने की तरह होते हैं। दीपिका ने जब उसे गाते हुए सुना तो वह भावुक हो गई। हालांकि राजमहरा उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन उसके आसपास होने पर ही उनके बच्चों और उसकी जिंदगी पूरी तरह से पूरी हो सकती थी। जब उसने ये सोचा तो दीपिका अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ राजमहरा को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है कि राजमहरा को लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से निचले क्षेत्र में उतरना निश्चित रूप से सही निर्णय था। तायान पिल स्क्रॉल के साथ राजमहरा ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर वह स्वर्गीय कांटाली भक्षण गोली को परिष्कृत करना चाहता था तो जड़ी बूटियों में से एक अपरिहार्य थी। रहस्यवादी बर्फ परी, ये औषधीय जड़ी बूटी केवल अत्यधिक ठंडी जगहों पर ही दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में, दुनिया में केवल उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग और दक्षिणी रहस्यवादी स्वर्ग में ही ये थी। निरपेक्ष रहस्यवादी सूत्र के प्रासंगिक अभिलेखों के साथ राजमहरा ने पाया कि यह औषधीय जड़ी बूटी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के सुदूर उत्तर में आकाशीय ध्रुव पर्वत पर दिखाई देगी। फेरी मिस्टिक आइस एक आध्यात्मिक बर्फ क्रिस्टल फूल था जो साल में एक बार खिलता था। समय की गणना करते हुए ये वर्तमान में इस फूल के खिलने का मौसम था। राजमहरा सुबह सुबह अनन्या और अन्य 2 बच्चों को आकाशीय ध्रुव पर्वत पर ले आए। अध्याय 227। आकाशीय ध्रुव पर्वत उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग के आर्कटिक साम्राज्य में स्थित था। जब राजमहरा और उनकी बेटियां पहुंची तो दोपहर होने को थी। ये देखकर कि उनकी बेटियां यात्रा से थक गई थीं, राजमहरा उन्हें आर्कटिक साम्राज्य की शाही राजधानी में ले आए। उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने की योजना बनाई। रास्ते में छोटी लड़कियां उत्सुकता से इधर उधर देखने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि यह शाही राजधानी थी, लेकिन सभी इमारतें बहुत साधारण और भद्दी लग रही थीं और वे उपनगरों में घरों की तरह लग रही थीं। पिताजी, ये देश बहुत गरीब लगता है, अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। राजमहरा मुस्कुराए। वास्तव में ये पहले से ही कुछ साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। आपको ये जानना होगा कि 4 साल से भी ज्यादा समय पहले यह अपेक्षाकृत उजाड़ बर्फ की भूमि थी। उस समय आर्कटिक किंगडम नाम का कोई देश नहीं था। सभी आम लोग जनजातियों के रूप में एक साथ रहते थे और सबसे आदिम और सरल जीवन जीते थे। उस समय लगभग हर जगह शरणार्थी और भिखारी थे। अलीशा ने इस बारे में सोचा और पूछा, पिताजी, दूसरे शब्दों में, क्या यह मां थी जिसने पिछले 4 वर्षों में इस जगह को बेहतर बनाया? हाँ, एब्सोल्यूट मिस्टिक सूत्र के साथ राजमहरा आर्कटिक किंगडम के इतिहास से बहुत परिचित थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपिका के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने आर्कटिक किंगडम में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। माँ वाकई कमाल की है, छोटी लड़कियों ने एक साथ आह भरी। पिताजी सब कुछ जानते हैं और उतने ही कमाल के हैं। राजमहरा मुस्कुराए। छोटी लड़कियों की प्रशंसा भरी निगाहों से हमेशा उनका पिता जैसा प्यार उमड़ता था। युवा मास्टर, कृपया मुझ पर एक एहसान करें। युवा मास्टर, कृपया दयालु बने और हमें कुछ पैसे दें। एक आदमी और एक औरत गली से बाहर निकले। वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे। उन्होंने राजमहरा की सुंदर शक्ल और महान आभा देखी। 2 भिखारी 2 कदम चलने के बाद रुक गए। उन्हें डर था कि अगर वे बहुत करीब आ गए तो राजमहरा को दूषित कर देंगे। राजमहरा ने लापरवाही से एक चांदी की सिल्ली निकाली और उन्हें थमा दी। पुरुष भिखारी ने सावधानी से हाथ बढ़ाया और राजमहरा के हाथ से चांदी ले ली। ये देखकर कि उसने राजमहरा के हाथ को गंदा नहीं किया, उसने राहत की सांस ली और झुक गया। धन्यवाद यंग मास्टर, आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। आपको निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। महिला भिखारी ने उत्साह से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर हमें एक साथ इतने पैसे देंगे। अब हमारे बच्चों के पास दवा खरीदने के लिए पैसे होंगे।
आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद यंग मास्टर। इसके साथ ही भिखारी दंपत्ति उत्साह से मुड़े और गली में भाग गए। तो उनका बच्चा बीमार है। कितना दयनीय है, अनन्या ने दयनीय रूप से कहा। ये सही है, वे काले और दुबले दिखते हैं। उन्होंने शायद कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? रिया ने भौहें सिकोड़ी। तो उनके बच्चे और भी दयनीय होंगे। अलीशा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राधिका ने करुणामय नज़र से सिर हिलाया। राज मेहरा ने ये देखा और तुरंत अपनी बेटियों के मन की बात समझ गए, इसलिए उन्होंने कहा, बच्चों, चूंकि तुम्हें उस बच्चे पर इतनी दया आ रही है तो चलो उसकी मदद करते हैं। वाह, डैडी बहुत बढ़िया हैं। उन्हें तुरंत पता चल गया कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब चलते हैं। छोटी लड़कियां एक स्वर में जयकार करने लगीं। फिर उन्होंने राजमेहरा को खींच लिया और गली में भाग गईं। राजमेहरा बच्चों को गली की गहराई में ले गए और देखा कि कुछ ही दूरी पर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं नॉर्दर्न आइस सेंट हैंड मेडिकल सेंट मिश्रा से मिलने के लिए इतना भाग्यशाली होऊंगा। इस बार हमारा बच्चा बच सकता है। ये सही है। मेडिकल सेंट मिश्रा की चिकित्सा कौशल उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में शीर्ष पायदान पर है। वह एक दयालु डॉक्टर है जो भिखारियों का मुफ्त में इलाज करने के लिए तैयार है। ये हमारा सौभाग्य है। यह अफवाह है कि मेडिकल सेंट मिश्रा को मरने वालों को बचाने और घायलों को ठीक करने के लिए दुनिया भर में घूमना पसंद है। ये वास्तव में सच है। सभी की चर्चा सुनकर अनन्या और अन्य लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान दिखी। ये पता चला कि उस बीमार बच्चे का इलाज करने के लिए पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली मेडिकल सेंट मौजूद था। मेडिकल सेंट के चिकित्सा कौशल के साथ वह निश्चित रूप से उस बच्चे का इलाज करने में सक्षम होगा। छोटी लड़कियों ने ये सोचा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। इस समय भीड़ के बीच में हरे रंग के लबादे में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और फटे हुए कंबल पर लेटे एक छोटे लड़के का इलाज कर रहा था। वह मेडिकल संत था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, प्रथम मिश्रा। प्रथम मिश्रा ने अपने साथ लाए दवा के डिब्बे से एक सुनहरी सुई और कुछ चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें अलग अलग एक्यूपॉइंट्स में चुभाया। कुछ ही देर में छोटा लड़का, जो पहले फफोलों से ढका हुआ था, अचानक एक गहरी सांस ली। फिर उसके शरीर पर मौजूद फुंसियां जल्दी से सिकुड़ गईं। बदबूदार बैंगनी काले खून की धारें बह रही थीं, मानो उन्हें उन सुनहरी और चांदी की सुइयों ने बाहर निकाल दिया हो। जैसा कि मेडिकल संत से उम्मीद थी, इस बार हमारा बच्चा जरूर बच जाएगा। छोटे लड़के के शरीर से मवाद और खून बहता देख भिखारी दंपत्ति विशेष रूप से उत्साहित लग रहे थे। बगल में बैठे सभी लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। इस समय भले ही कोई व्यक्ति चिकित्सा के बारे में न जानता हो, लेकिन वह बता सकता था कि छोटे लड़के की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। इससे वहां मौजूद सभी लोगों ने प्रथम मिश्रा का और भी अधिक सम्मान किया। कुछ लोगों ने तो उन्हें अंगूठा दिखाया। प्रथम मिश्रा की असली पहचान आर्कटिक साम्राज्य के मुख्य शाही चिकित्सक की थी। वह उच्च पद पर हो सकते थे और उच्च वेतन प्राप्त कर सकते थे। हालांकि उन्होंने एक सुखद जीवन को त्याग दिया और दुनिया को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वह बिना किसी परामर्श शुल्क के लोगों को बचाना चाहते थे। ऐसे महान चरित्र और उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल ने उन्हें हर जगह सम्मानित किया। चिकित्सा संत की उनकी उपाधि पूरी तरह से योग्य थी। हो गया। इस समय प्रथम मिश्रा ने राहत की सांस ली और प्रसन्न भाव प्रकट किया। इस बच्चे की बीमारी अत्यंत दुर्लभ सनफ्लावर ब्लड रेट स्नेक सोर है। कम से कम आधे साल तक लक्षणों के कारण उसके आंतरिक अंगों में जहर का जहर घुस चुका है। मैंने पहले ही उसके सीने और पेट में 8 सबसे महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील करने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग किया है। मैं सभी मेरिडियन को जहर बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्रथम मिश्रा को ये कहते हुए सुनकर भिखारी दंपत्ति ने जल्दी से घुटने टेक दिए और उसके सामने झुक गए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मेडिकल सेंट। बगल में मौजूद सभी लोग और भी प्रभावित हुए। जैसा कि एक मेडिकल सेंट से उम्मीद की जाती है, आपकी चिकित्सा कौशल शानदार हैं। ये सही है। मैंने सुना है कि सनफ्लावर ब्लड रेट स्नेक सोर 10 सबसे कठिन बीमारियों में से एक है जिसका इलाज करना मुश्किल है। एक बार जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो ये लगभग मौत की सज़ा के बराबर होती है। मेडिकल सेंट मिश्रा वाकई प्रभावशाली हैं। उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में 2 चिकित्सा संत हैं, दक्षिण के वांग वेंटुआ और उत्तर के प्रथम मिश्रा। मैं दक्षिणी चिकित्सा संत को नहीं देख सकता, लेकिन उत्तरी चिकित्सा संत को देखने में सक्षम होना मेरे जीवन को समृद्ध बनाता है। सबकी प्रशंसा सुनकर प्रथम मिश्रा ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। आप बहुत दयालु हैं। हाँ, चिकित्सा संत मिश्रा, आपके हाथ में क्या समस्या है? जब उन्होंने प्रथम मिश्रा के उठे हुए हाथ देखे तो सभी चौंक गए। उन्होंने प्रथम मिश्रा की कलाई पर एक बड़ा बैंगनी काला खून का बुलबुला देखा। प्रथम मिश्रा ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और चौंक गए। क्या हो रहा है? मेरे हाथों पर ये चीजें क्यों उग रही हैं? वह छोटे लड़के को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह उसकी वजह से था? लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक उसने छोटे लड़के के शरीर को नहीं छुआ था। प्रथम मिश्रा के भ्रमित भाव को देखकर सभी के दिल बैठ गए। अरे नहीं, मेडिकल संत मिश्रा को भी नहीं पता था कि उनके हाथ में क्या हो रहा है। एक क्षण बाद किसी ने प्रथम मिश्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेडिसिन संत मिश्रा, आपकी गर्दन भी इन खून के फफोलों से भरी हुई है।
प्रथम मिश्रा ने जल्दी से उसे छुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जिस गति से खून का फफोला फैल रहा था उससे उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इसके अलावा उसे अपने आंतरिक अंगों में हल्की झुनझुनी महसूस हो रही थी। भले ही उसे अपने लक्षण न पता हो, लेकिन उसे पता था कि उसे जहर दिया गया है। सब लोग, ये बीमारी बेहद दुर्लभ और जानलेवा है। जल्दी करो और इससे बचने के लिए भाग जाओ। प्रथम मिश्रा को लग रहा था कि वह उन पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, इसलिए उसने जल्दी से सभी को याद दिलाया। ये सुनकर सभी के हाव भाव एकदम बदल गए और वे कुछ कदम पीछे हट गए। इस समय एक चुंबकीय व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह बीमारी भयानक है, लेकिन इसका इलाज बेहद आसान है। इस आवाज़ में एक अवर्णनीय आकर्षण था। सभी तुरंत शांत हो गए। सभी ने देखा कि राज मेहरा शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और प्रथम मिश्रा की तरफ झटका। ओह! एक अजीब सी आग की रोशनी चमकी और एक हल्के विस्फोट के साथ तुरंत प्रथम मिश्रा के शरीर में घुस गई। सभी ने देखा कि प्रथम मिश्रा का पूरा शरीर आग की लपटों से भर गया और फिर उनकी गर्दन पर खून के बुलबुले गायब हो गए। प्रथम मिश्रा ने चौंक कर अपनी कलाई को देखा। न केवल खून का बुलबुला पूरी तरह से गायब हो गया था, बल्कि उनकी त्वचा भी ठीक हो गई थी। इससे तुरंत उनका खून बढ़ गया और उनका शरीर थोड़ा कांपने लगा। वह जानता था कि इस बार उसका सामना एक सच्चे चिकित्सा संत से हुआ है। इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और राज मेहरा को आदरपूर्वक प्रणाम किया। युवा गुरु, आप असली चिकित्सा संत हैं। प्रथम मिश्रा की यह बात सुनकर सभी चौंक गए। फिर उन्होंने सहमति के भाव प्रकट किए। बिल्कुल सही। जिस बीमारी को चिकित्सा संत मिश्रा भी हाथ उठाकर ठीक नहीं कर सकते थे, उसे ठीक करने के लिए यह एक सच्चे संत की तकनीक थी। अध्याय 228। फिर सभी ने चुपके से राज मेहरा को देखा। करीब से देखने पर उनकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। राज मेहरा का रूप उनके जैसे लोगों के लिए भगवान से भी अधिक सुंदर था, जो कठोर वातावरण में पैदा हुए थे। जो लोग अधिक जानकार थे, उन्होंने राज मेहरा की पहचान का स्पष्ट अनुमान लगाया। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने वास्तव में ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे देखा, तो वे अब निश्चित नहीं थे। प्रथम मिश्रा का चेहरा जिज्ञासा से भर गया और उसने जल्दी से फिर से झुककर प्रणाम किया। युवा मास्टर, आपने मुझे अभी बचाया है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है ना? राज मेहरा ने सिर हिलाया और कहा, आपको उस छोटे लड़के से संक्रमण हुआ है। लेकिन मैंने पहले ही पुष्टि कर दी है कि उसे सूरजमुखी के खून के लाल सांप के घाव हैं और मैंने उसके घाव को नहीं छुआ। मैं कैसे संक्रमित हो सकता हूँ? प्रथम मिश्रा हैरान था। राज मेहरा मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई साधारण सूरजमुखी रक्त लाल सांप का घाव नहीं है, बल्कि एक अत्यंत भयावह राक्षसी जहर है। इस राक्षस को ध्रुवीय लाल सांप दानव कहा जाता है। यह एक अत्यंत ठंडी भूमि के समुद्र में पैदा होता है। एक निश्चित साधना स्तर तक पहुंचने के बाद ये किनारे पर चल सकता है और राक्षसी जहर फैला सकता है। हिस्टिल्ड। ये सुनकर न केवल प्रथम मिश्रा बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों के सिर में झुनझुनी महसूस हुई। आर्कटिक साम्राज्य उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के सुदूर उत्तर में था। इसकी सीमाओं से परे असीम आर्कटिक महासागर था, जिसमें सभी प्रकार के समुद्री राक्षस थे। आर्कटिक साम्राज्य की किंवदंतियों के अनुसार ध्रुवीय लाल सांप दानव वास्तव में एक अत्यंत क्रूर सांप दानव था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्कटिक साम्राज्य की शाही राजधानी में एक विश्व प्रसिद्ध दानव संहारक प्रभाग था। यह विभाग राक्षसों को मारने के लिए जिम्मेदार था। अक्सर सभी प्रकार के राक्षसों को शुद्धिकरण के लिए अंदर ले जाया जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए छोटे लड़के का पोलर रेड स्नेक डेमन से संक्रमित होना पूरी तरह से उचित था। यह अफवाह है कि पोलर रेड स्नेक डेमन का जहर न केवल शरीर पर आक्रमण कर सकता है, बल्कि हवा में एक जहरीली धुंध भी बना सकता है। ऐसा लगता है कि मैं जहरीली धुंध से संक्रमित हो गया था। प्रथम मिश्रा ने अपने हाथों को कप में भर लिया और प्रशंसा के साथ झुक गए। युवा मास्टर वास्तव में ज्ञानी हैं और उनके पास चौंकाने वाले चिकित्सा कौशल हैं। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि मैं आपसे मिला। जब सभी ने ये देखा तो उन्होंने राज मेहरा के लिए प्रशंसा के भाव प्रकट किए। उत्तरी चिकित्सा संत को इतना प्रभावित करने में सक्षम होने के कारण उनकी नज़र में राज मेहरा एक संत से अलग नहीं थे। राज मेहरा ने शांत तरीके से थोड़ा सिर हिलाया। उनकी बेपरवाही ने सभी को महसूस कराया कि उनके पास एक असाधारण आचरण था जो दुनिया में शायद ही कभी देखा गया हो। प्रथम मिश्रा ने फिर छोटे लड़के की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, युवा मास्टर, क्या मैंने अभी अभी उसे ठीक किया है? राज मेहरा ने सिर हिलाया। वह पहले से ही ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी रिकवरी की गति थोड़ी धीमी है। इसके साथ ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे धीरे से हिलाया। आदिम अग्नि आत्मा शरीर के साथ वह आसानी से फिर से आध्यात्मिक अग्नि पैदा कर सकता था। यह आध्यात्मिक अग्नि ध्रुवीय लाल सांप दानव के बचे हुए जहर को जला सकती थी और जहर वाले व्यक्ति के शरीर को जल्दी से शुद्ध कर सकती थी। उफ! वही ज्वाला छोटे लड़के के शरीर पर चमक उठी। पलक झपकते ही लपटें गायब हो गईं। छोटे लड़के की सड़ी हुई त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। युवा मास्टर वास्तव में एक देवता हैं। इस दृश्य ने प्रथम मिश्रा और अन्य लोगों को पूरी तरह से जीत लिया। ही डैडी बहुत बढ़िया हैं। ये सही है, इस बार ये छोटा लड़का नहीं मरेगा। अनन्या और बाकी लोग गर्व से आगे बढ़े और राज मेहरा के पैरों को गले लगाते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए।
ये देखकर कि वे चारों एक जैसे दिख रहे थे, ज्ञानी प्रथम मिश्रा ने तुरंत राज मेहरा की पहचान का अनुमान लगा लिया। तो आप कंसोर्ट हैं? प्रथम मिश्रा जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए। नमस्कार कंसोर्ट। कंसोर्ट। प्रथम मिश्रा की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर बेहद हैरानी के भाव थे। सभी लोग पूरी तरह से सदमे में थे। फिर वे सहज रूप से जमीन पर घुटने टेक दिए। नमस्कार कंसोर्ट। नमस्कार कंसोर्ट। हाँ, राज मेहरा मुस्कुराए और बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। भिखारी दंपति ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे अपने हाथों में चांदी उठाई। सन्यासी, ये वे कैसे सोच सकते थे कि जिस व्यक्ति से वे भीख मांग रहे थे वह महारानी मिस्टिक आइस का पति था। अब ये चांदी एक गर्म आलू की तरह थी। वे इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सके। राज मेहरा ने पलटकर उन्हें शांति से देखा। इसे रख लो। भिखारी दंपति ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया। हाँ धन्यवाद पत्नी। पिछले 6 महीनों में अपने बेटे के इलाज के लिए वे जल्दी से एक साधारण परिवार से गरीबी में चले गए और केवल भीख मांग सकते थे। अब न केवल उनके बेटे की बीमारी का इलाज हो गया था, बल्कि उनके पास कुछ पैसे भी थे। यह उनके परिवार के लिए वास्तव में समय पर मिली मदद थी, जो पहले से ही मुश्किल समय से गुजर रहा था। उन्होंने राज मेहरा के लंबे और ऊंचे कद को देखा। उन्होंने चुपके से इस पैसे का इस्तेमाल एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए करने का फैसला किया। वे अब भीख नहीं मांगेंगे और वे नॉर्थ मिस्टिक हेवन को निराश नहीं करेंगे। जब उन्होंने राज मेहरा को जाते देखा तो प्रथम मिश्रा जल्दी से उनके पास पहुंच गए। पत्नी, मुझे कई चिकित्सा समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप फ्री हैं? राज मेहरा से मिलकर उन्हें लगा कि चिकित्सा जगत में उनके सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। राज मेहरा उदासीनता से मुस्कुराए। मैं बच्चों को कुछ खाने के लिए ले जा रहा हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं उनका जवाब देने में आपकी मदद कर सकता हूं। प्रथम मिश्रा ने लोगों की जान बचाई और घायलों की मदद की। उसने अच्छे काम किए, इसलिए राज मेहरा उसकी मदद करना चाहता था। इसे अप्रत्यक्ष रूप से नॉर्थ मिस्टिक हेवन के लोगों की मदद करना माना जा सकता है। धन्यवाद कॉन्सर्ट। ये सुनकर प्रथम मिश्रा तुरंत खुशी से झूम उठे। उन्होंने खुद से पूरी तरह से कहा कि कॉन्सर्ट से प्रेरणा लेकर उनकी चिकित्सा कौशल में निश्चित रूप से सुधार होगा। फिर प्रथम मिश्रा राज मेहरा के पीछे इंपीरियल सिटी के एक प्रसिद्ध रेस्तरां में चले गए। जैसे ही राज मेहरा और अन्य लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, जिस सड़क पर रेस्तरां था वहां लोगों का एक समूह आगे बढ़ रहा था। जब उन्होंने उन्हें आते देखा तो सड़क पर मौजूद सभी लोग अचानक भयभीत भाव से तितर-बितर हो गए। ये डेमन स्लेयर डिवीजन का काफिला है। हिस, क्या सामने वाला वह लंबा, शक्तिशाली और दबंग अधिकारी डेमन स्लेयर डिवीजन का ग्रैंड कमांडर नवदीप हो सकता है? उसने लाल टोपी और सुनहरा लबादा पहना हुआ है। यह एक शीर्ष सैन्य अधिकारी की पोशाक है। एक नज़र में ये स्पष्ट है कि वह कमांडर नवदीप है। हे भगवान, कमांडर नवदीप वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आया था। फिर उनके काफिले के पीछे के डिब्बे में मौजूद विशाल राक्षस जानवर कितना भयानक है। नवदीप आर्कटिक साम्राज्य में नंबर 1 मार्शल भगवान था। इसके अलावा वह दानव कातिलों के डिवीजन का कमांडर था। उसका आधिकारिक पद प्रमुख था और वह शक्तिशाली था। उसकी उपस्थिति ने सभी को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी, इसलिए काफिले के पीछे खींचा गया विशाल धातु का डिब्बा सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। धातु का डिब्बा काले तांबे से बना हुआ लग रहा था। इसकी सतह पर 80 एक अजीब निशान थे और यह किसी तरह की मुहर लग रही थी। पूरा डिब्बा 10 मोटी काली जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, एक जोरदार टक्कर हुई। इस समय सभी बुद्धिमान लोग जानते थे कि इस बक्से में निश्चित रूप से एक बहुत ही भयानक राक्षस जानवर है। धमाका! अचानक एक जोरदार धमाके ने सभी को चौंका दिया। धातु का बक्सा, जो मूल रूप से गाड़ी पर सुरक्षित रूप से रखा गया था, अचानक हिल गया और तेज आवाज हुई। सभी ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके गाड़ी की ओर देखा और उनके दिल तुरंत ठंडे हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि गाड़ी का निचला हिस्सा सपाट था और वहां कोई चट्टान या गड्ढा नहीं था जिससे टक्कर लग सकती थी। दूसरे शब्दों में, अभी जो कंपन हुआ वह धातु के बक्से के कारण ही हुआ था, और धातु के बक्से का अपने आप ऊपर उड़ना असंभव था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि अंदर की चीज ने बल लगाया था। अध्याय 229। असामान्यता को महसूस करते हुए नवदीप ने अपना घोड़ा रोका और धातु के बक्से को घूरने लगा। वह एक प्राकृतिक मार्शल आर्ट जीनियस था। न केवल उसकी साधना मध्य चरण वर्चस्व क्षेत्र में थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक भावना भी मध्य चरण वर्चस्व क्षेत्र में थी। इसलिए उसकी आंखों से 2 फीकी सुनहरी रोशनी निकली। मानो उसके भयानक दबाव को महसूस करते हुए धातु का डिब्बा पूरी तरह से शांत हो गया। हम्फ! नवदीप ने ठंडी सांस ली और पीछे मुड़ गया। जब तक वे दानव कातिलों के डिवीजन तक पहुंचते, तब तक अंदर की चीजें 360 आत्मा मोहरों के साथ संवर्धित हो जाती और बिना साधना के नश्वर शरीर बन जाती। उस समय वह इसे दानव कातिलों के डिवीजन में सबसे भयानक जगह पर फेंक देता और दानव शोधन भट्टी में इसे जलाकर राख कर देता। नवदीप की राय में अभी धातु के बक्से की असामान्यता उस चीज के मरने से पहले के डर और संघर्ष की वजह से थी। चलते रहो। नवदीप ने अपना हाथ हिलाया। धमाका!
हालांकि इस समय धातु का बक्सा अचानक लगभग 10 फीट ऊपर उठ गया। तेज आवाज ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों को डरा दिया। जंजीरें थोड़ी ढीली हैं, उन्हें और कसकर बांधो, नवदीप के बगल में डिप्टी कमांडर अक्षत ने कहा। हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा कुलीन डेमन एग्जीक्यूटर तेजी से आगे बढ़े और जंजीर को कस दिया। धमाका। इस समय धातु के बक्से से हवा की एक भयानक लहर फूटी जिसने सभी 10 लोगों को उड़ा दिया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धातु के बक्से ने नीचे की गाड़ी को कुचल दिया और जमीन पर गिर गया। धमाका। इस आवाज के बाद धातु का बक्सा पूरी तरह से टूट गया और जमीन पर गिर गया। इस समय सफेद बालों वाला और दयालु भाव वाला एक बूढ़ा आदमी सबके सामने प्रकट हुआ। तो यह एक बूढ़ा आदमी है। क्या दानव संहारक विभाग राक्षसों को मारने में माहिर नहीं है? वे एक बूढ़े आदमी को क्यों पकड़ेंगे? सबकी चर्चा सुनकर अक्षत गुस्से से चिल्लाया, यह इस राक्षस की मायावी चाल है। आम लोगों को इसे नहीं देखना चाहिए। ये सुनते ही सभी के सिर सुन्न हो गए और उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें बूढ़े आदमी से हटा लीं। नवदीप ने बूढ़े आदमी को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, समझे? बूढ़े आदमी का नाम रामचंद्र था और वह भयावह रूप से मुस्कुराया। जो लोग वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हैं वे तुम लोग हो। दहाड़। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से अवर्णनीय रूप से भयानक रक्त ऊर्जा बाहर निकल गई। एक पल में ये 10,000 फीट के क्षेत्र में फैल गया। हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि मूल रूप से दयालु रामचंद्र की आकृति तेजी से लंबी और बड़ी हो गई। केवल 2 सेकंड में वह अनगिनत भूतों से घिरा हुआ 3 सिर वाला 1000 फीट लंबा शक्तिशाली ड्रैगन बन गया था। यह शापित 3 सिर वाला भूत बार ड्रैगन, क्या यह इंपीरियल सिटी का वध करना चाहता है? नवदीप ने तुरंत आदेश दिया, इसे मार डालो। इस बार आर्कटिक किंगडम के मैमथ सिटी के एक गांव में रात भर में 800 ग्रामीणों को खा लिया गया और हर जगह खूनी कंकाल थे। इस मामले को प्राप्त करने के बाद डेमन स्लेयर डिवीजन की रक्षा करने के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर नवदीप ने निर्धारित किया कि इस गांव में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुआ था। इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों को वहां ले गया और पाया कि यह एक 3 सिर वाला भूत बार ड्रैगन था जो परेशानी पैदा कर रहा था। ग्रामीणों के अनुसार ये 3 सिर वाला भूत बार ड्रैगन 100 साल से भी पहले गांव के पुश्तैनी हॉल में घुस आया था। उस समय अज्ञानी ग्रामीणों ने इसे एक दिव्य वस्तु के रूप में माना और हर साल इसके भरण पोषण के लिए पशुधन की बलि दी। अप्रत्याशित रूप से कुछ पीढ़ियों के बाद जब ये 3 सिर वाला भूत बार ड्रैगन अंततः वयस्क हो गया तो उन्हें इसके निर्दयी अत्याचार और हत्या का सामना करना पड़ा। नवदीप मूल रूप से इस 3 सिर वाले भूत बार ड्रैगन को पकड़ना चाहता था और इसे दानव कातिलों के डिवीजन में वापस लाना चाहता था। वह इसके उपयोगी अंगों को निकालता और फिर इसे मार देता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये दानव बेहद दुष्ट और हिंसक था। इसे मौके पर ही मारना था। जब उसने रामचंद्र को पकड़ा तो रामचंद्र एक तीसरे चरण का महान राक्षस जानवर था और वह अपने सहायक अक्षत से भी कमजोर था। यही कारण था कि जब रामचंद्र ने धातु के बक्से को तोड़ा तब भी नवदीप के चेहरे पर एक शांत भाव था। उसकी राय में चाहे रामचंद्र कितना भी संघर्ष क्यों न कर ले, वह अंत में अवश्य ही मर जाएगा। मार डालो। अक्षत ने रामचंद्र पर हमला करने के लिए 20 से अधिक कुलीनों को पहले ही साथ ले लिया था। हे, जैसे ही मैं किसी को खाना चाहता था तुम लोगों ने खुद को ऊपर भेज दिया। ठीक है, रामचंद्र ने भयावह रूप से मुस्कुराया और उसके तीनों सिरों ने एक साथ अपने मुंह खोले। उफ, अंतहीन भूतिया हवा चली। उसके शरीर से अनगिनत रक्त रंग के भूत के सिर निकले और वे अक्षत और अन्य लोगों पर उन्मत्त होकर टूट पड़े। इसने अक्षत और अन्य लोगों की रक्षा को सीधे तोड़ दिया और कुछ कुलीन सैनिकों को काट लिया। तुरंत एक दयनीय चीख सुनाई दी। इन अदृश्य भूत के सिर ने वास्तव में इन सैनिकों के मांस को फाड़ दिया। इन अदृश्य भूत के सिर के उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उनके शरीर को पागलों की तरह खा लिया। अरे, ये जानवर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अक्षत चौंक गया। जब वे रामचंद्र को पकड़ने गए तो उन्होंने उसे पूरी तरह से फंसाने के लिए केवल 10 लोगों को ही जुटाया। अब के विपरीत जहां 5 लोग एक ही बार में खा जाते हैं। मर जाओ। अक्षत ने तुरंत अपने असली सार को शिखर पर पहुंचा दिया। आत्मा अवस्था के शिखर पर उसकी साधना को बलपूर्वक उस बिंदु तक उत्तेजित किया गया जहां वह सर्वोच्चता क्षेत्र के करीब था। जैसे ही तलवार की किरण आसमान में उछली, वह पलक झपकते ही रामचंद्र के सामने आ पहुंचा। हा, तुम्हारी साधना बहुत ऊंची है, तुम और भी स्वादिष्ट होगे। रामचंद्र बिना किसी डर के जोर से हंसे। धमाका। एक काला धुआं फूटा और अक्षत को घेर लिया। मौत की एक अवर्णनीय आभा आकाश से उतरी जिसके दबाव ने अक्षत का दम घोंट दिया। शिट, अक्षत को आखिरकार लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने पाया कि रामचंद्र की ताकत उससे कहीं ज्यादा हो गई है। रामचंद्र की जंगली हंसी के बीच अनगिनत रक्त रंग के भूतों ने अपने मुंह खोले और पागलों की तरह अक्षत को काटने लगे। धमाका। एक तलवार की रोशनी काले धुएं को चीरती हुई निकली और अक्षत के आसपास के सभी भूतों के सिर चकनाचूर हो गए। मेरे पास दानव दमन तलवार है जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से राक्षसों और बुरी आत्माओं को मारने के लिए किया जाता है। नवदीप ने अपने हाथ में बैंगनी हरे रंग की तलवार पकड़ी और युद्ध के देवता की तरह आसमान से उतरा। उसने अपनी तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल करके रामचंद्र द्वारा बनाए गए काले धुएं को बलपूर्वक दूर कर दिया। उसे कार्रवाई करते देख अक्षत और वहां मौजूद सभी लोग अचानक उत्साहित हो गए।
आर्कटिक साम्राज्य के नंबर 1 मार्शल देवता से जैसी उम्मीद थी, कमांडर नवदीप ने हमला करते ही असाधारण प्रदर्शन किया। नवदीप, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? रामचंद्र ने दूसरों की अनदेखी की और अपनी 3 जोड़ी आंखें नवदीप पर टिका दी। एक भयानक काला तूफान उसके शरीर के चारों ओर घूम गया। उनमें से अनगिनत रक्त रंग के भूत के सिर बुरी तरह से दहाड़ रहे थे, जिससे सिर में सिहरन पैदा हो रही थी। मेरू भूत छाया, अनगिनत भूत के सिर और रामचंद्र का मुख्य शरीर एक विशाल रक्त काले बाढ़ वाले ड्रैगन के आकार की भूत छाया में विलीन हो गया, जिसने असीम ठंड और हत्या के इरादे से 500 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। रामचंद्र द्वारा प्रस्फुटित आभा को महसूस करते हुए नवदीप ने अपनी भौहें सिकुड़ी। इस बंदे ने जो आभा प्रकट की है, वह मेरी आभा को पार करने वाली है। वह परेशान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि रामचंद्र द्वारा अपने अधीनस्थों को खाने के बाद उसकी साधना का स्तर और भी तेजी से सुधर गया। ऐसी स्थिति में वह रामचंद्र को जीवित नहीं छोड़ सकता था। 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर महल था। अगर रामचंद्र महल में घुस जाता, परिणाम अकल्पनीय थे। ये सोचते हुए नवदीप ने अपना सारा सच्चा सार इकट्ठा किया और अपनी सबसे मजबूत तलवार चाल को अंजाम दिया। स्वर्गीय नक्षत्र 36 तलवार तकनीक। धमाका, अंतहीन तलवार ऊर्जा विशाल ड्रैगन की भूत छाया से टकराए और एक भयानक शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुई, जिसने शून्य को चीर दिया। पलक झपकते ही भूत छाया तलवार की रोशनी को भेदती हुई निर्दयता से नवदीप के शरीर को भेदती हुई निकल गई। एक चीख के साथ नवदीप जमीन पर गिर गया। उसने निराशा में हवा में भूतिया आकृति को देखा। अगर जादुई कलाकृति सॉलिड मिरर मेरी रक्षा नहीं करती, तो मुझे डर है कि मेरी आत्मा अभी उसके द्वारा निगल ली गई होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 सिर वाले भूत बाढ़ ड्रैगन को पकड़ने से शाही शहर के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आर्कटिक साम्राज्य में नंबर 1 मार्शल भगवान के रूप में, यहाँ तक कि वह रामचंद्र से हार गया। उसने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि रामचंद्र द्वारा महल पर आक्रमण करने के बाद किस तरह का खूनी तूफान उठेगा। हा, महल दूर नहीं है। मैं सम्राट को खाना चाहता हूँ और खुद सम्राट बनना चाहता हूँ। क्योंकि नवदीप के पास जादुई कलाकृति थी, रामचंद्र द्वारा बनाया गया भूत सिर उसके शरीर पर आक्रमण करने और उसे बलपूर्वक खाने में असमर्थ था। रामचंद्र ने नवदीप से लड़ने का इरादा छोड़ दिया। उसने पहले ही शाही महल पर अपनी नजरें जमा ली थीं। उसके जैसे भूत बाढ़ ड्रैगन के लिए अगर वह एक सम्राट को खा सकता है और उसके देश की शक्तियों को अवशोषित कर सकता है, तो उसकी ताकत और भी भयानक हो जाएगी। एक तरफ हटो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। रामचंद्र द्वारा बनाई गई विशाल भूत छाया तेजी से महल की दिशा में भाग गई। इसके निरोध के तहत किसी ने भी इसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। ये दृश्य देखकर नवदीप ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। महाराज, दानव संहारक प्रभाग के कमांडर के रूप में मैं आज 3 सिर वाले भूत बाढ़ ड्रैगन को रोकने में असमर्थ था। मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है और आपको निराश किया है। ये देखकर कि रामचंद्र पहले ही 4 से 5 किलोमीटर दूर उड़ चुका था, नवदीप निराश होने से खुद को रोक नहीं सका। नवदीप ने अचानक देखा कि रामचंद्र के दाईं ओर एक रेस्तरां से एक जेड चॉपस्टिक निकली और तुरंत विशाल भूत छाया को भेदती हुई चली गई। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। विशाल भूत छाया तुरंत गायब हो गई। रामचंद्र 3 सिर वाले भूत बाढ़ ड्रैगन के रूप में अपने मूल रूप में लौट आया और भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने चॉपस्टिक से 3 सिर वाले भूत बाढ़ ड्रैगन को मार डाला। नवदीप के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह उस रेस्तरां को गहरी विस्मय भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 230। इस समय न केवल नवदीप बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें दूर स्थित रेस्टोरेंट पर टिकी थीं। उसने एक ही झटके में इतने भयानक 3 सिर वाले घोस्ट फ्लड ड्रैगन को मार गिराया। उस रेस्टोरेंट में कोई बेजोड़ पावर हाउस अवश्य होगा। मैंने अभी देखा कि घोस्ट फ्लड ड्रैगन को मारने वाली चीज चॉपस्टिक थी। उसे इतनी आसानी से मारने के लिए वह कितना शक्तिशाली होगा। कितना शक्तिशाली! यह पावर हाउस इतना शक्तिशाली है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रेस्तरां में अज्ञात अस्तित्व का सामना करते हुए सभी लोग ईश्वर के सामने खड़े होकर पवित्र और श्रद्धावान थे। अक्षित लड़खड़ाते हुए नवदीप के पास गया और उसे उठाया। कमांडर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। नवदीप ने दर्द सहा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने दूर स्थित रेस्टोरेंट की ओर देखा। चलो जल्दी से उस रेस्टोरेंट में चलते हैं। अक्षत ने जल्दी से पूछा। कमांडर, आप उस बेजोड़ पावर हाउस को देखना चाहते हैं? नहीं। नवदीप ने अचानक अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। मैं उसका अभिवादन करना चाहता हूँ। अक्षत दंग रह गया। उसकी नज़र में आर्कटिक किंगडम में नंबर 1 मार्शल गॉड नवदीप एक बेहद घमंडी व्यक्ति था। आम लोगों के लिए उसे अपनी तरफ देखना भी मुश्किल था। अप्रत्याशित रूप से नवदीप ने वास्तव में रेस्तरां में उस व्यक्ति का अभिवादन करने की पहल की। हालांकि उसने रेस्तरां में मौजूद उस बेजोड़ पावर हाउस के बारे में सोचा जिसने चॉपस्टिक से भयानक 3 सिर वाले घोस्ट फ्लड ड्रैगन को मार डाला था। अक्षत को लगा कि नवदीप के लिए ज्यादा विनम्र होना ही सही था। फिर नवदीप डेमन स्लेयर डिवीजन के लोगों के साथ रेस्तरां में भाग गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 3 सिर वाले घोस्ट फ्लड ड्रैगन को वास्तव में मार दिया गया था। जेड चॉपस्टिक ने 3 सिर वाले घोस्ट फ्लड ड्रैगन के दिल को सटीक तरीके से छेद दिया और फिर 1000 फीट दूर एक पत्थर के खंभे में घुस गया। ये दृश्य देखकर नवदीप और अन्य लोगों को और भी अधिक विस्मय महसूस हुआ।
नवदीप अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। उस अद्वितीय पावर हाउस ने मुझे नहीं बुलाया। अगर मैं इस तरह से हमला करता हूं तो क्या मैं बहुत असभ्य नहीं लगूंगा? ये सोचते ही वह जल्दी से 3 कदम पीछे हट गया और रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर सम्मानपूर्वक झुक गया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मैं नवदीप हूं, आर्कटिक किंगडम के डेमन स्लेयर डिवीजन का कमांडर। हमारे देश को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक विनती करता हूं कि कृपया बाहर आएं और मुझसे मिलें ताकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकूं। उसके शब्द सुनकर अक्षत और अन्य लोग भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। नवदीप वास्तव में बहुत विनम्र व्यवहार कर रहा था। रेस्टोरेंट में मौजूद बेमिसाल पावर हाउस की तुलना में इस समय नवदीप किसी से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर आखिरकार कुछ हलचल हुई। उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और एक व्यक्ति बाहर आया। भाई मिश्रा। नवदीप चौंक गया जब उसने देखा कि जो व्यक्ति बाहर आया वह प्रथम मिश्रा था। वह और प्रथम मिश्रा दोनों ही राजवंश के उच्च पदस्थ अधिकारी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। और क्योंकि प्रथम मिश्रा ने पहले भी उसकी जान बचाई थी, उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे और वे अक्सर एक दूसरे को भाई कहते थे। प्रथम मिश्रा ने नवदीप को देखकर हंसते हुए कहा, भाई नवदीप, जिसने अभी हमला किया वह कौन सा था? कंसोर्ट राजकुमारियों के साथ खाना खा रहा है। चलो बाद में बात करते हैं। तो ये कॉन्सर्ट था। प्रथम मिश्रा की बातें सुनकर नवदीप और बाकी लोग बहुत खुश हुए। कॉन्सर्ट वास्तव में आर्कटिक किंगडम में आई थी। अगर वह आज कॉन्सर्ट को करीब से देख पाता तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। हाँ भाई मिश्रा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद नवदीप ने अक्षत और बाकी लोगों को सम्मानपूर्वक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा कर दिया। वह खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि वह अभी जल्दबाजी में अंदर नहीं आया, नहीं तो कॉन्सर्ट को नाराज करना निश्चित रूप से बहुत बड़ा पाप होगा। इस समय रेस्टोरेंट के सबसे सम्मानित निजी कमरे में रेस्टोरेंट के मैनेजर ने राज मेहरा और बाकी लोगों को व्यक्तिगत रूप से खुश नज़रों से परोसा। कॉन्सर्ट, यह आर्कटिक किंगडम की खासियत है। मैंने खास तौर पर राजकुमारियों की उम्र के हिसाब से कुछ व्यंजन बनाए हैं। वे गोल्डन सैल्मन, 5 ग्रेन्स मिस्टिक फीनिक्स श्रिम्प बॉल, 8 खजाने फ्लाइंग स्काई शार्क फिन, आर्कटिक आइस बियर पाम स्नो जिनसेंग हैं। अगर राजकुमारियों को कुछ पसंद नहीं है तो मैं तुरंत किसी को इसे बदलने का आदेश दूंगा। दुकानदार की ईमानदारी देखकर राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। आप बहुत विचारशील हैं। दुकानदार खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कंसोर्ट की प्रशंसा मिलेगी। हालांकि राज मेहरा के सामने वह बहुत ज्यादा बेबाक होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने खुद को मुस्कुराना बंद करने के लिए मजबूर किया और सिर हिलाया। हाँ। फिर वह एक तरफ हट गया और राज मेहरा और उसकी बेटियों को खाने से रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे इसे खाने दो। अनन्या ने प्रशंसा में अपनी चॉपस्टिक उठाए और अपने मुंह में सुनहरी सामन का एक छोटा टुकड़ा रखा। मम्मा, ये बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी, आप भी एक टुकड़ा खा लीजिए। छोटी लड़की ने मन ही मन सोचा, पिताजी मुझे हर अच्छी चीज देते हैं। फिर अब जब इतना स्वादिष्ट समुद्री भोजन था तो उसे तुरंत अपने पिता के साथ इसे साझा करना था। इसलिए उसने मछली का एक और टुकड़ा उठाया और राज मेहरा के मुंह में डाल दिया। ठीक है, तुम बहुत आज्ञाकारी हो। राज मेहरा ने एक ही बार में मछली खा ली। अनन्या को राज मेहरा को सुनहरी मछली खिलाते देख रिया, अलीशा और राधिका ने भी राज मेहरा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का इरादा किया। उनकी बहन अपने पिता के प्रति बहुत ही दयालु थी। अपनी बहनों के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से उससे सीखना था। इसके अलावा अगर वे अपने पिता को ज्यादा खाने देती तो उनके पास उनके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने की ज्यादा ताकत होती। ये सोचकर छोटी लड़कियों ने प्यार से बर्तन उठाए और उन्हें राज मेहरा के मुंह में भेज दिया। पिताजी, मेरा टुकड़ा खाओ। पिताजी, ये झींगा बॉल आपके लिए है। पिताजी, मेरे पास आपके लिए भी खाना है। छोटी लड़कियों को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए दौड़ते हुए देखकर राज मेहरा वास्तव में बहुत खुश हुए। ये छोटी लड़कियां इतनी कम उम्र में इतनी दयालु थीं। जब वे बड़ी होंगी तो उनके पिता के रूप में उन्हें निश्चित रूप से अधिक पितृभक्ति का आनंद मिलेगा। माता पिता बनना वास्तव में अद्भुत था। ऐसा कहा जाता है कि बेटियां बेहद स्नेही होती हैं। ये वास्तव में सच था। राज मेहरा को लगा कि उनकी बेटियों का उनके प्रति प्रेम उन्हें कलकल करती धारा की तरह घेरे हुए है। इससे उन्हें वाकई बहुत खुशी हुई। ये देखने के बाद कि नन्ही प्यारी बेटियां कितनी स्नेही हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। राज मेहरा का अपनी बेटियों के साथ रिश्ता वाकई बहुत अच्छा था। इसके अलावा वह बता सकता था कि राज मेहरा अपनी बेटियों से वाकई बहुत प्यार करता था। जब वह अपनी बेटियों की देखभाल करता था तो उसकी कोमल निगाहें और सावधानीपूर्वक हरकतें रेस्टोरेंट मैनेजर को भी छू जाती थीं। महारानी का पति अपनी बेटियों के साथ इतना प्यार से पेश आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी की नज़रें सिर्फ उसी पर हैं, क्योंकि उसके जैसा आदमी दुनिया के सभी पुरुषों के लिए आदर्श है। आखिरकार खाना खत्म हो गया। फिर राज मेहरा अपनी बेटियों को रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। उसे आते देख नवदीप और बाहर इंतजार कर रहे दूसरे लोगों के चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। इसके बजाय वे उत्साहित थे। महारानी का पति वाकई बहुत सुंदर और आकर्षक है। ये देखकर कि राज मेहरा उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर है, नवदीप और अन्य लोगों ने अनुभव किया कि बेहद खूबसूरत होने का क्या मतलब होता है। नमस्कार पत्नी,
सभी उपस्थित लोगों ने राजमहरा को आदरपूर्वक प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दूर से एक और आवाज़ सुनाई दी। तो ये पत्नी है, मैं आर्कटिक साम्राज्य का राजकुमार हूँ, मान आर्य। नमस्कार पत्नी। खूबानी पीले रंग के 4 ड्रैगन के लबादे में एक सुंदर और कुलीन युवक जल्दी से राजमहरा के पास आया और प्रणाम किया। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और मान आर्य के पीछे चल रहे कम से कम 5000 शाही रक्षकों की ओर देखा। जब नवदीप ने इतने सारे रक्षकों को देखा तो उसे लगा कि कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए उसने पूछा, महारानी क्या कुछ हुआ है जब से आपने महल से इतने सारे शाही रक्षकों को बाहर निकाला है? मन आर्य ने सिर हिलाया। ये सही है, पिता को अभी अभी तट के किनारे के शहरों से खबर मिली है कि आर्कटिक महासागर में बड़ी संख्या में समुद्री राक्षस दिखाई दिए हैं। पिता ने मुझे इस राक्षस आपदा से निपटने के लिए 5000 सबसे कुलीन रक्षकों को लाने का आदेश दिया है, जिसमें दानव वध करने वाला विभाग, ग्रैंड मार्शल और देश रक्षक संप्रदाय शामिल हैं। जब नवदीप ने ये सुना तो उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। आज आर्कटिक किंगडम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमें इन समुद्री राक्षसों को हमारे शहर में तबाही मचाने नहीं देना चाहिए। मैं अपने सभी अधीनस्थों को इकट्ठा करूंगा और आपके साथ तटीय क्षेत्र में जाऊंगा, क्राउन प्रिंस।